वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी। आज हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं एसबीआई क्लर्क मेंस का पीवाईक्यू सॉल्व, और ये पीवाईक्यू हम कर रहे हैं 2021 का सॉल्व। 2021 का हम पूरा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। पूरे 50 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे क्योंकि अब आपका पेपर होने वाला है मेंस एग्जामिनेशन का, तो ये काफी जरूरी है कि आप सारे पीवाईक्यूज को सॉल्व करिए। ठीक, स्टार्ट करते हैं क्लास को। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो आप उसे कर लो, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो पढ़ने के लिए मिलेंगी। जैसे वहाँ पर आप टेस्ट सीरीज बना सकते हैं। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग का या फिर इंश्योरेंस का या फिर ऐसे कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पर आपको सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। अभी आपका पेपर है तो उसके लिए आपको एसबीआई क्लर्क और एसबीआई मेंस पीओ मेंस का एग्जाम है, तो आपको उसके लिए वहाँ पर टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। काफ़ी सारे टेस्ट हैं, मेमोरी बेस्ड पेपर ही मिल जाएंगे, साथ ही आपको वहाँ पर चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट सभी अवेलेबल है। तो इसको परचेस करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से इसको परचेस कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और भी बूस्टअप कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज पजल। हिंदी लैंग्वेज में भी दे रखी है, आप इसे यहाँ से हिंदी लैंग्वेज में भी रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, 10% 10 लोग हैं, 10 लोगों के नाम हमें बता रखे हैं। आर सेटिंग ऑन अ सर्कुलर टेबल सच दैट ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। सबके सब देख रहे हैं सेंटर की तरफ, एक वृत्ताकार मेज पे बैठे हुए हैं। आप लोग भी साथ में सॉल्व कर सकते हैं पेन और पेपर लेकर, ताकि आपको एक बार में ही समझ में आए। आप इसको पॉज कर सकते हो, बना सकते हो, बाद में अपना आंसर चेक कर सकते हो। ये भी आपका अच्छा तरीका है प्रैक्टिस करने का। द consecutive alphabetically named person does not sit adjacent to each other। जो साथ में नंबर होते हैं ना, नेम होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है के बारे में अगर हम बात करें तो के से पहले आता है क्या जे, के बाद आता है एल। तो के ना तो एल के पास बैठा हुआ है, ना ही के जे के पास बैठा हुआ है, मतलब इन दोनों के पास वो नहीं बैठा हुआ है। ठीक है, तो बेसिक बात तो यही थी, आगे बनाएंगे इसको हम। और यहाँ पर हमें 10 लोग दे रखे, तो हमें ध्यान से बनाना है। 8 की प्रैक्टिस होती है हमारी बनाने की, प्री तक 8 ही आते हैं। अब इसमें 10 दे रखी है, तो आप ध्यान से 10 बनाना, कहीं भूल मत जाना 2 बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपने 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 बना लिए। ठीक है, अभी क्या बोल रहे हैं कि जो एस है, एस जो है क्यू के थर्ड लेफ्ट में है, और जो क्यू है वो एम के इमीडिएट लेफ्ट में है। जस्ट सपोज एम यहाँ पर है और सब इनसाइड फेसिंग है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एम के लेफ्ट में यहाँ पर क्यू आ गया, क्यू के थर्ड लेफ्ट में यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। राइट, तो आपने 3 चीजें तो सेट कर ली। अब बोल रहे हैं 2 पर्सन है किसके बीच में, एम और ओ के बीच में। कितने हैं, 2 लोग हैं एम और ओ के बीच में। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी, या तो एम के राइट में ओ होगा या फिर एम के लेफ्ट में ओ होगा। ठीक है, तो पहले हम मान लेते हैं लेफ्ट में ओ है, तो ओ यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गलत हुआ तो हम राइट में मान लेंगे। या आप में ऐसा करते हैं, एक और बना लेते हैं और साथ में सॉल्व कर लेते हैं। जगह तो भाई हमारे पास, तो बना लेते हैं। 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, तो एम यहाँ पर आ गया, इसके राइट में लेफ्ट में क्यू आ गया, 2 गैप पर एस आ गया। आप एम से 2 गैप पर ओ लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लेफ्ट में लिया, यहाँ पर आपने राइट में लिया, 2 पॉसिबिलिटी बन रही, दोनों को हमने यहाँ बना लिया। अब बोल रहे थे नंबर ऑफ पर्संस बिटवीन ओ एंड क्यू। जितने भी ओ और क्यू के बीच में लोग हैं वो क्या है, वो एक कम है। किससे एक कम है, जितने एम और पी के बीच में है। ठीक है, एक कम है उनके उनसे। वेन काउंटेड, जब हम काउंट करते हैं फ्रॉम द राइट ऑफ बोथ ओ एंड एम, जब हम दोनों ओ से और एम से काउंट करेंगे, इसके राइट से काउंट करेंगे, तब हमें ये बोला गया है कि जो भी नंबर एम और पी के बीच में आ रहे हैं वो उससे एक कम करने पर ओ और क्यू के पर्संस निकल आएंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमें ओ और क्यू के पता है, यहाँ भी ओ और क्यू के पता है, तो जब इसके पता है तो इसके निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं, वहाँ +1 कर देंगे। तो यहाँ पर ओ के राइट से आप देखो 1, 2, 3, 4, 5 लोग हैं। कितने आ रहे हैं, 5। तो यहाँ पर कितने आएंगे, 6 लोग आ जाएंगे। यहाँ पर आ रहे हैं ओ के राइट से देखो, तो 1 पर्सन आ रहा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएंगे, 2 लोग आ जाएंगे। राइट, एम पता है तो बना लो, एम के राइट में बनाना है, 6 लोग बनाएंगे, तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर आ जाएगा पी। इसमें आपके बनाने हैं 2, तो 1 और 2 पी आपका यहाँ पर आ गया। ठीक, तो आपने इस कंडीशन को इस तरह से यहाँ पर सेट कर दिया। आई होप समझ में आया हो किस तरह किया है। आगे बढ़ेंगे। आगे लिखा हुआ है जे सिट्स एडजेसेंट टू पी। जे जो है पी के पास बैठा है। अब इसमें तो एक ही जगह दिख रही है पी के पास रखने की, तो हमने रख दिया। यहाँ पर 2 जगह है, तो कोई बात नहीं, जे को एक जगह यहाँ रख लो, एक बार यहाँ रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखा है 2 पर्सन सिट बिटवीन जे एंड एन। जे और एन में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब इसमें आप देखो जे और एन अगर आप लिखोगे, तो अगर आप राइट में आते हो तो एन आपका इस जगह पर आएगा, यहाँ पर पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पर बोला गया था कि अल्फाबेटिकली कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो है वो पास, नेम जो है वो पास पास नहीं बैठे, मतलब एन यहाँ पर तो आ नहीं सकता। दैट मीन्स एन कहाँ पर आ जाएगा, 2 के गैप पर यहाँ पर आ जाएगा। अब इसमें अगर आप जे ये वाला मानते हो, तो 1 और 2 गैप पर यहाँ पर क्यू आ चुका है, पॉसिबल नहीं है एन को ले पाना। और यहाँ इस साइड देखो तो 1 और 2 गैप पर यहाँ पर आ सकता है। और इस वाले जे पर देखोगे तो आप 1 और 2 गैप पर यहाँ पर एन पॉसिबल नहीं, क्योंकि एम और एन पास में हो जाएंगे, और यहाँ पर 1 और 2 ओ आ चुका है। मतलब पता लग गया है कि कहाँ पर हमें जे लेना है, कहाँ पर हमें एन लेना है। मतलब जे यहाँ पर आया और 1 और 2 एन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक,
अब बोल रहे हैं एन के बारे में, हु मतलब एन के बारे में बता रहे हैं। एन जो है वो डज नॉट सिट एडजेसेंट टू आर, एन आर के पास नहीं बैठा है, मतलब एन और आर जो है वो पास पास नहीं आ सकते, ठीक है। उसके बाद लिखा है लास्ट लाइन की 1% बिटवीन एल और आर, एल और आर में केवल एक ही पर्सन है। हमें मतलब ऐसा स्पेस चाहिए जहां पर एक पर्सन आए, फिर एक गैप हो और फिर एक पर्सन आ जाए, एल और आर के बारे में आ जाए, जो कि यहाँ पर आ सकता है, एक एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। और इस वाले में अगर हम देखें, इस वाले में तो ऐसा कोई स्पेस ही नहीं है जहां पर हम एल और एक गैप पर आर रख पाए, मतलब ये केस तो रॉन्ग हो गया हमारा। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर बोला गया है कि आर एन के पास आएगा नहीं, तो आर यहाँ पर आ जाएगा और एल यहाँ आ जाएगा, सेट हो गया। बचा क्या है, बचा है के, तो आप के को यहाँ रखोगे, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, इस पजल का राइट सोल्यूशन। ठीक, देखते क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं ओ के सेकंड लेफ्ट में कौन है, तो ओ यहाँ पर है, ओ के सेकंड लेफ्ट में कौन है, के है, तो के लिए आप ऑप्शन बी टिक कर दोगे। सेकंड में पूछ रहे हैं कि जे और के बीच में जितने लोग हैं उतने ही एन और डैश के बीच में, जब हम दोनों के लेफ्ट से, लेफ्ट किसके लेफ्ट से, एन और के लेफ्ट से काउंट करते हैं। तो पहले यहाँ पर देख लो, के लेफ्ट से काउंट कर लो जे तक कितने लोग आ रहे हैं। के लेफ्ट से काउंट करोगे तो एक और दो लोग आ रहे हैं जे तक, ठीक है, तो आपको दो लोग ही लेने हैं, दो लोग लेने हैं। तो आप यहाँ पर आप एन के लेफ्ट में देखो, दो लोग के गैप पे कितना आ रहा है, एन के लेफ्ट में आप जाओगे दो गैप पर आर आ रहा है, तो आर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन हम यहाँ पर डी टिक कर देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है एस और जे में कितने लोग हैं, व्हेन वी काउंट फ्रॉम द राइट ऑफ एस, एस के राइट से काउंट करना है, तो एस के राइट से आप आ जाओ, तो एक ही पर्सन है, जे तक आने में एक पर्सन है, तो यहाँ पर हम वन टिक करेंगे, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर बोल रहे हैं पोजिशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एल, पोजिशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एल, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 2 3, थर्ड राइट में आ जाएगा, मतलब यहाँ पर ऑप्शन सी हम टिक कर देंगे। फिर बोल रहे हैं फॉलोइंग पेयर पर्संस आर द नेबर्स ऑफ के नेबर्स कौन कौन से हैं, तो के नेबर्स हैं यहाँ पर एक एम है और एक आर है, दैट इज एम एंड आर, दैट इज ऑप्शन ई यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन ई यहाँ पर हम टिक करेंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में दे रखा है कोड कोडिंग का क्वेश्चन, ऑल द गुड फ्यूचर का कोड ये है, राइट। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमें चाइनीज कोडिंग ही लग रही है, तो इसको बना लेते हैं, ऑल आर गुड फ्यूचर, ठीक है, तो ये हमने बनाया यहाँ पर। देन लिखा हुआ है आर न्यू फ्लावर ब्लूसम, तो यहाँ पर देखो आर एक डैश रिपीट हो रहा है, डैश कर देंगे, न्यू हम लिखेंगे, एंड देन फ्लावर की बात हो रही है, फ्लावर भी यहाँ लिखेंगे, देन यहाँ पर बात हो रही है ब्लूसम की, तो हमने इसको भी लिख दिया। ठीक है, फिर लिखा हुआ है स्कैन गुड, तो स्कैन तो आया नहीं है, तो स्कैन आप लिखोगे, गुड आप डैश करोगे, फिर आप फ्रूट यहाँ पर लिखोगे, फ्रूट आपने लिख दिया, देन ब्लूसम आया है, डैश हुआ, रिपीट हुआ है, डैश कर देंगे। फिर आया है फ्यूचर, तो फ्यूचर डैश कर देंगे, रिपीट हो रहा है। देन आया है फाइंड्स, तो फाइंड आपको लिखना पड़ेगा, स्कैन रिपीट हो रहा है, डैश कर दोगे, और फ्लावर भी आपका रिपीट हो रहा है, डैश कर दोगे। ठीक है, तो ये आपने वर्ड्स को डिकोड कर लिया। अब बारी आती है कोड्स की, तो कोड्स में क्या क्या लिखा हुआ है, कोड्स में लिखा हुआ है एन क्यू, देन लिखा हुआ है वी के, देन लिखा हुआ है आई आर, देन वी एन। ठीक है, फिर लिखा हुआ है क्या, एफ और जे, फिर लिखा हुआ है आई आर, रिपीट हो रहा है, डैश कर दो, फिर लिखा है बी डी, फिर लिखा है सी एन डब्ल्यू, राइट। फिर आपका क्या है ओ जी, देन आपका क्या है यहाँ पर वी के, और फिर क्या है एफ जे, एंड देन हैश, तो हैश आप यहाँ पर लिख दोगे। यहाँ पर हैश की में पूछा जाएगा आगे जरूर कि क्या है इसका, क्या यहाँ पर वर्ड आया है। फिर लास्ट लाइन में लिखा हुआ है वी एन रिपीट हो रहा है, डैश कर दो। फिर लिखा हुआ है के ए आपको लिखना पड़ेगा, अभी तक रिपीट नहीं हुआ है। फिर आया सी डब्ल्यू, आप उसको लिख डैश कर दोगे, देन जी आई अभी तक कहीं पर भी नहीं आया, तो जी आप यहाँ पर बना लो और लास्ट में यहाँ पर लिख दो, लास्ट में आया है ना जी आई, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आप देखो सबका ये जो हैश आया है ना, वो आपको निकालना भी पड़ेगा, राइट। तो एक बात समझो यहाँ पर ध्यान से, क्योंकि देखो फर्स्ट में 4 आपके वर्ड्स आए हैं, 4 आपके कोड्स आ गए, सेकंड में 3 आपके वर्ड्स आए हैं, 3 आपके कोड आ गए हैं, उसके बाद थर्ड लाइन में 2 कोड आए हैं, 2 हैं, एक हैश है। यहाँ पर लास्ट में देखो एक ही आ रहा है फाइंड, और एक यहाँ पर आपको जो जी आई एक्स्ट्रा आया है ना, या फिर के एक्स्ट्रा आया है, इन दोनों में से कोई एक एक्स्ट्रा है फाइंड का, और जो एक्स्ट्रा होगा वो यहाँ पर आपको डैश करना होगा। यहाँ पे है ना डैश भी हो रहा है एक लाइन में, इसमें तो डैश वो कमी है, वो डैश यहाँ पर या तो के का होगा या फिर जी आई का, वो हमें आगे पता लगेगा किसका हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन में फर्स्ट पूछ रहे हैं, वही पूछ रहे हैं कि हैश का जो सिंबल है वो किस कोड के लिए आया। तो मैंने आपको बताया अभी हैश का सिंबल किसके लिए आया, तो के का होगा या फिर किसका होगा, जी आई का होगा, राइट। तो के या फिर जी आई मीन्स यहाँ पर आप ऑप्शन डी टिक कर दोगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज नॉट करेक्ट दैट इज इन द बोर्ड इन द गिवन कोड लैंग्वेज, राइट। तो इसको आप मस्ट सॉल्व करो, क्योंकि यहाँ पर ये बोर्ड नहीं था कोई भी वर्ड, तो ये गिवन नहीं था, तो ये हो सकता है मुझसे रह गया वो बोल्ड करने से, तो इसको आप स्किप कर दो अभी फिलहाल के लिए, बाद में देख लेंगे।
यहाँ पूछ रहे हैं न्यू जो वर्ड है उसका कोड यहाँ पर क्या होगा, न्यू जो है इसका कोड क्या होगा, वो जो इसमें कोई भी डैश नहीं आया है सेकंड लाइन में, तो क्या होगा BD, इसमें कोई डैश नहीं आया है सेकंड लाइन में भी है, तो BD के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन ए टिक कर दो, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हियर। राइट, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे हैं व्हाट इज अ वर्ड डिनोट्स द कोड NQ। NQ जो कोड है वो किस वर्ड के लिए आया है, तो NQ देखो यहाँ फर्स्ट में लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन में, जिसमें कोई भी यहाँ पर डैश नहीं है, उसके नीचे, किसके नीचे नहीं है, ऑल के नीचे नहीं है, बाकी सबके नीचे डैश आ रहा है, तो किसका कोड हो गया, ऑल का। ऑल के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन बी टिक करोगे। ठीक है, इसमें वोट करना रह गया, इसलिए आप इसको अभी मत सॉल्व करो, बाकी यह समझ में आ गया किस तरह से करना था, हैश का थोड़ा सा अलग था, वो यहाँ पर हमें समझाना था। आगे बढ़ेंगे, आगे में दे रखे क्वेश्चन जो कि है डायरेक्शन डिस्टेंस का, तो इसके लिए बना लेते हैं डायरेक्शंस नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ। अब देखो यहाँ पर हमें कोड्स दे रखे हैं, कोड्स में हमें डायरेक्शंस दे रखी हैं, राइट। तो ये जो अल्फा, ये जो एट द रेट है वो है नॉर्थ, और ये हैश का मतलब है साउथ, डॉलर का मतलब है ईस्ट, और ये जो एंड का मतलब है वेस्ट, राइट। फिर हमें जो यहाँ पर दे रखा है 5, अगर नंबर दे रखे हैं तो नंबर आपको उतने ही लिखने हैं सेम। देखो 5 का मतलब 5 ही लिखा है, 8 का मतलब 8 ही लिखा हुआ है, 4 का 4 लिखा है, 7 का 7 लिखा है, मतलब आपको नंबर्स में कोई भी आप यहाँ पर कोई भी चीज़ें नहीं अप्लाई करनी है, जो नंबर है आपको वही डायरेक्टली यूज कर लेना है। ठीक है, तो बनाते हैं फिर इसको, हमें क्या हमसे बोल रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ लिखा हुआ है F10 एंड X, तो यहाँ पर ध्यान से, जहाँ पर A लिखा है वहां पर आप F मान लो, जहाँ पर X लिखा है B मान लो, सिंपल सी बात है। एंड वाले की मतलब यहाँ की बात कर रहे हैं कि एंड वाला क्या हो गया, उसका मतलब F जो है वो वेस्ट में है, F इज द वेस्ट ऑफ X, X के वेस्ट में है क्या F। तो सपोज X आपने यहाँ पे माना, थोड़ा सा उधर मान लेते हैं, एक्स आपने यहाँ पे माना और एक्स से आपको 10 मीटर वेस्ट में आना है, तो आप इतना आओगे 10 मीटर, और क्या मिल गया आपको, एफ मिल गया, राइट। तो अपने फर्स्ट वाला तो बना लिया, एफ और एक्स का। अब नेक्स्ट हमें दे रखा है एल और आर का, जो कि पता नहीं है हमें एल कहाँ है आर का है, तो अभी हम इसको नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है हम कहाँ बनाएंगे। हम बनाएंगे वो जिसमें या तो हमें एफ पता हो या फिर हमें एक्स पता हो। तो मुझे यहाँ पर एक एफ का दिख रहा है, देखो ये वाला F11 हैश और एल, तो यहाँ से एफ तो पता है ना, तो इसको देखो हैश कहाँ पर लिखा है, ये लिखा हुआ है, मतलब क्या है कि जो एफ है वो साउथ में है, किसके साउथ में है, एल के साउथ में है, मतलब एल ऊपर आ जाएगा, वो भी कितना 11 मीटर, तो एल यहाँ पर बनाएंगे और इसके 11 मीटर्स में आप यहाँ बना दो एफ हो गया। ठीक है, तो ये आपका एफ आ गया, 11 मीटर्स पे आपका एल आ गया। ठीक, ये भी बना लिया हमने। अब हम बना सकते हैं, कौन सा बना सकते हैं, देखो ये वाला एल आर वाला। ठीक है, एल पता है क्योंकि हमें इसलिए, तो ये डॉलर है, डॉलर ये लिखा हुआ है, क्या मतलब हुआ, एल जो है एल ईस्ट में है किसके, आर के, कितना 4 मीटर, तो लगभग आर यहाँ पर होगा, 4 मीटर हमने बनाया, ये 4 मीटर हो गया, और ये आ गया हमारा आर, पता लग गया आर वाला। अब आर से बना सकते हैं ये एन वाला। ठीक है, इसको बनाते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है हैश, हैश मतलब साउथ की बात कर रहे हैं कि आर के साउथ में कौन है, एन है, कितना है 5 मीटर्स है, राइट। तो ये 11 था, तो आप 5 मीटर बनाओगे, लगभग थोड़ा कम आधे से, और ये हो गया 5 मीटर्स, यहाँ पर आके आ जाएगा एन पॉइंट आ जाएगा। ठीक, ये पॉइंट एन है। और देखो ये बना लो फिर एन वाला, एन और बी वाला, एन देन डॉलर एंड बी, डॉलर का मतलब क्या है ईस्ट, किसके, बी के ईस्ट में आपको बनाना है क्या, एन, वो भी 7 मीटर, तो बी यहाँ पर होगा कहीं पर, और 7 मीटर लगभग आप इतना चलोगे, 7 मीटर ये आपको मिल जाएगा बी पॉइंट, तो आपने ये बना लिया। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है ई और जी, तो ये भी रुक जाओ, अभी ना तो हमें ई पता है ना हमें जी पता है, आगे देखते हैं, ये पता है हमें एक्स, तो एक्स से बनाते हैं वाला पूरा, एक्स एट द रेट एम, राइट। तो एक्स एट द रेट एम का मतलब क्या है, एम के नॉर्थ में है कौन, एक्स, कितना 3 मीटर, एक्स नॉर्थ में है ना 3 मीटर, तो 3 मीटर ये बनाया हमने, ये हो गया पॉइंट एम। फिर एम के आ जाओ आगे, M14 डॉलर जी, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डॉलर वाला ये लिखा हुआ है, जी के कहाँ पे 14 मीटर आपको ईस्ट में आना है एम तक पहुंचने के लिए, राइट। तो जी से आना है आपको 14, तो देखो 10 तो आपको ये दिख रहा है, 10 पॉइंट ये है, और ये 4 ये है, मतलब बिल्कुल इसके बिल्कुल सीधे यहाँ पर क्या पॉइंट होगा, जी पॉइंट होगा, जिससे आप चलोगे पूरा ये 4 मीटर आप चले, उसके बाद 10 मीटर आप चले, तो आप यहाँ पर पहुंच जाओगे 40 मीटर कवर करते हुए एम पॉइंट पर जी से। तो आपने ये बना लिया। ठीक है, उसके बाद बात आ जाती है, इसकी बना लो जी वाला, जी पता लग गया ना हमें, ये बना सकते हैं हम, क्या लिखा हुआ है, E6 एट द रेट जी, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट में लिखा हुआ है ये जी के कहाँ पर, नॉर्थ में आपको आना है कितना, 6 मीटर, राइट। तो ये 3 मीटर था, यहाँ पर आप देखो सामने अगर हम देखें तो ये 3 मीटर है, राइट। तो आपको 6 मीटर जाना है, तो आपको 3 और लेना पड़ेगा, मतलब 3 तो आप इतना चलोगे, 3 के लिए यहाँ पर आ गए, और 3 आप और चलोगे, लगभग 11 में 3 इतना चलोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर आप आ गए पॉइंट, पॉइंट कौन सा है, ई पॉइंट, तो यहाँ पर आप ई पॉइंट पर पहुंच गए। जो बीच का बचा हुआ पॉइंट है वो कितना होगा, सोचो आप, 5 ही हो चुका है, 3 ही हो चुका, 8 हो चुका, 9 10 11, ये 3 ही बचा हुआ बीच में पॉइंट होगा।
ठीक है, जो जो ये डिस्टेंस दिख रही है एन और ई की वो 3 मीटर होगी। मैं इसलिए लिख रही हूँ बाइफरकेट करके क्योंकि आगे हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमें बाद में दिक्कत नहीं होगी, हम अभी लिख लेंगे यहाँ पर सही से, तो आगे कोई भी क्वेश्चन आ जाए कहीं से भी कितना पूछा है डिस्टेंस तो हम निकाल लेंगे आराम से। अब बस लास्ट पॉइंट यहाँ पर रह जाता है ये वाला, तो यहाँ पर ई से बनाएंगे कि ई पता है, पी और टी पता नहीं है अभी। तो पी क्या है, पी ये एंड ई पर है, एंड मतलब क्या है, वेस्ट में है, मतलब ई के वेस्ट में आना है, कितना 7 मीटर आना है। तो 7 ये था तो 7 बिल्कुल सेम आप बनाओगे लाइन, यहाँ पर 7 मीटर की, यहाँ पर आप आ जाओगे पॉइंट पी पर। फिर लास्ट पॉइंट क्या रह गया, टी हैश पी, हैश का मतलब क्या है साउथ, पी के साउथ में आना है आपको 8 मीटर, राइट, पी के साउथ में आपको 8 आना है। देखो ये तो 6 मीटर था, तीनों दिन 6 था, तो 6 के बाद आप 2 और आओगे, इतना कितना हो गया, 6 हो गया, 6 के बाद आप 2 मीटर और आओगे, तब आप पहुंचोगे पॉइंट टी पर, तो ये आपका पॉइंट टी आ गया। तो इस तरह से आपका ये पूरा डायग्राम यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर आप बोल सकते हो यहाँ पर ये पूरा मैप बनेगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर, क्या गिवन है क्वेश्चन, बोल रहे हैं विद डायरेक्शन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू जी। भाई टी कहाँ पर है, टी कहाँ है, टी ये है जी के रिस्पेक्ट में। देखो अब ये सीधा नहीं है, ये बिल्कुल वेस्ट में नहीं है, कहाँ पर है, साउथ वेस्ट में है, कहाँ पर है ये, साउथ वेस्ट। तो यहाँ पर आप ऑप्शन बी टिक करोगे, ऑप्शन बी हो जाएगा साउथ वेस्ट, राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, पूछ रहे अप्रोक्सीमेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ बी और एफ, बी और एफ की डिस्टेंस यहाँ पर कितनी है, शॉर्टेस्ट पूछ रहे हैं, राइट। तो बी कहाँ पर है, देखो बी यहाँ पर लिखा हुआ है और एफ कहाँ पर लिखा है, ये लिखा हुआ है, राइट। देखो बनाते हैं बी और एफ की डिस्टेंस, निकालते हैं, किस तरह निकालेंगे। तो बी और एफ से अगर आप लाइन बनाओगे इस तरह से, ये आपकी लाइन आएगी। आपको ये पूरा बेस पता होना चाहिए, जो कि ये 7 और 4 होते हैं 11, तो 11 ये हो गया, और ये कितना है देखो 3 और 3 6, तो 11 और 6 का आपको निकालना पड़ेगा। तो 11 का स्क्वायर निकालोगे प्लस 6 का स्क्वायर निकालोगे, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर होता है 121 और 6 का हो जाता है 36, इसको आप प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 157 आ जाएगा, राइट। तो जो कि किसके पास आता है, लगभग ये हो रहा है, यहाँ पूछा ना अप्रोक्सीमेट, तो ये तो किसी का डायरेक्टली कंफर्म तो ये है नहीं, प्रॉपर एक स्क्वायर रूट ये किसी का भी नहीं है, तो ये हो रहा है पास में 13 के, राइट। 13, क्योंकि 13 का होता है 169 और 12 का होता है 144, तो ये 13 के पास आ रहा है लगभग, तो हम 13 आंसर मान लेंगे, यहाँ पर ऑप्शन सी हमें करेक्ट कर देंगे इसका हम, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बोल रहे हैं इफ अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम एन टू पी, अगर कोई पर्सन एन टू पी जा रहा है एट द स्पीड ऑफ 3 मीटर, मतलब स्पीड दे रखी है हमको कितनी, 3 मीटर पर सेकेंड की, और बोल रहे हैं वो एन टू पी जा रहा है, राइट। तो एन टू पी पहले देखो डिस्टेंस कितनी है, एन कहाँ लिखा है, एन ये लिखा हुआ है, ठीक है, और पी तक जा रहा है, वो एन से पी पर आ रहा है, राइट। और आपको एन टू पी यहाँ पर ट्रेवल करना है, राइट। तो देखो डिस्टेंस कितनी है, स्पीड तो दे रखी है 3 मीटर पर सेकेंड है, अब डिस्टेंस निकालो कि डिस्टेंस यहाँ पर देखो एन से पी तक आना है, डायरेक्टली तो ये एन से पी नहीं आ रहे हैं, ये एन से पी कैसे आएंगे, एन से पी आपको ये डिस्टेंस यहाँ से एन से आर, क्योंकि डायरेक्ट तो है नहीं, ना ही एन से बी से यहाँ पर ये जुड़ रहा है, तो ये एन से पी कोई पर्सन आएगा तो ये इसी रूट से आएगा ना, एन आर एल एफ इस तरह से आएगा, तो ये पूरा प्लस करोगे एन से पी तक डिस्टेंस है कितनी, अगर हम प्लस करते हैं तो 5009, 9 और 11 हो गए 20, 20 और 10 30, 30 और ये 40 हो गए, 40 और 3 हो गए आपके 33, और 4 हो गए आपके यहाँ पर 37, राइट। फिर यहाँ पर ये कितना है 6, 37, यहाँ पर आप प्लस करोगे आगे, नहीं 37 नहीं है, फिर से एक बार काउंट करते हैं, 5 और यहाँ पर 9 हो गए, 9 और 11 हो गए 20, 20 और 30 यहाँ पर हो गए 40, 40 हुआ, फिर उसके बाद ये 3 हो गया आपका 43, 43, 43 प्लस यहाँ पर हम 4 करेंगे तो हो जाएगा 47, 47 प्लस यहाँ पर आप 6 करोगे तो कितना आएगा 6, यहाँ पर आपका आ जाएगा ये 47 और ये 6 यहाँ पर आ गया 53, 53 प्लस 7 आप करोगे आ जाएगा 60, तो राइट। तो डिस्टेंस यहाँ पर कितनी आ गई, यहाँ पर आ गई आपकी डिस्टेंस 60 मीटर की। आपको निकालना क्या है टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, राइट। तो 60/3 आप करोगे आपका आ जाएगा आंसर 20 मीटर पर 20 सेकेंड, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो टाइम आ गया आपका 20 सेकेंड, राइट। ऑप्शन डी यहाँ पर हम टिक कर देंगे, इस तरह से इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि ये रखे स्लॉक से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। पहला क्वेश्चन है ओनली अ फ्यू टॉवल्स आर ड्रेसिंग, कुछ ही टॉवल्स यहाँ पर क्या है ड्रेसिंग है, ओनली अ फ्यू है तो मतलब कुछ है कुछ नहीं होंगे, तो क्रॉस कर देते हैं इसको हम। फिर बोल रहे हैं ऑल ड्रेसिंग आर क्लोथ, कुछ ड्रेसिंग क्या है क्लोथ है, एंड नो क्लोथ इज मटेरियल, कोई भी क्लोथ यहाँ पर मटेरियल नहीं है, राइट। एंड सम मटेरियल इज जनरल, कुछ मटेरियल यहाँ पर क्या है जनरल है। तो हमने बना लिया डायग्राम। अब देखो फर्स्ट में क्या बोल रहे हैं, सम क्लोथ आर टॉवल, कुछ क्लोथ यहाँ पर टॉवल है, हाँ है बिल्कुल साफ दिख रहे हैं, तो फर्स्ट यहाँ पर फॉलो कर रहा है। सेकेंड में बोल रहे हैं ऑल टॉवल कैन नेवर मटेरियल, सारे टॉवल मटेरियल कभी भी नहीं हो सकते, सही बात है, क्योंकि टॉवल का वो पार्ट जो डी में आ गया है ड्रेसिंग में आ गया है वो एम में नहीं जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर ये सही है।
थर्ड में बोल रहे हैं नो ड्रेसिंग इज मटेरियल, ये भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर ड्रेसिंग का पार्ट पूरा का पूरा पार्ट क्लोथ में आ गया, क्लोथ पूरा मटेरियल नहीं है तो ये ड्रेस भी मटेरियल नहीं होगा। दैट मीन्स यहाँ पर ऑल फॉलो टिक करेंगे, ऑप्शन ई यहाँ पर हम टिक कर देंगे, ऑप्शन ई विद द राइट आंसर हियर। राइट, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है, ओनली अ फ्यू रूट आर ग्रीन, केवल कुछ ही रूट यहाँ पर क्या है ग्रीन है, कुछ नहीं भी है तो क्रॉस कर देते हैं कुछ के लिए। ऑल रूट आर स्टेम, कुछ रूट यहाँ पर क्या है स्टेम है, राइट, तो ये स्टेम हो गया। ओनली अ फ्यू लीव्स आर ग्रीन, कुछ ही लीव्स ग्रीन है, राइट, तो मतलब लीव्स का पार्ट ये हो गया आपका, और कुछ है तो कुछ लीव्स क्या है ग्रीन नहीं भी होंगे, राइट, इस तरह से कुछ होगा। ऑल मिंट आर लीव्स, सारे मिंट यहाँ पर क्या है लीव्स है तो ये इसके अंदर आ जाएगा, राइट। अब देखो फर्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल स्टेम कैन नेवर बी ग्रीन, सारे स्टेम क्या है ग्रीन नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते, ये तो ये हमें ये बोल रहे हैं, ये सही पार्ट बोल रहे हैं, क्यों सही बोल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि स्टेम का पार्ट ये वाला जो पार्ट है वो ये वाला इतना पार्ट जो ये है जो नहीं है वो तो ग्रीन में नहीं जाएगा, इसका मतलब ये फॉलो नहीं कर रहा है। सेकेंड में बोल रहे हैं नो लीव्स आर रूट, कोई भी लीव्स रूट नहीं है, ठीक है, नो लीव्स आर रूट, कोई भी लीव्स क्या है रूट नहीं है, सही बात है, लीव्स का पार्ट ये है रूट का पार्ट ये है तो ये नहीं है, राइट, सेकंड सही हो गया। थर्ड में बोल रहे हैं सम मिंट कैन बी ग्रीन, कुछ मिंट ग्रीन हो सकते हैं, हाँ सही बात है, मिंट का पार्ट ग्रीन में छोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये तो नहीं बोला गया ना कि वो नहीं जाएगा, बस ये बोला गया था कि ऑल मिंट आर लीव, सारे मिंट लीव्स में है तो ये जा सकता है, राइट, तो ये भी करेक्ट है यहाँ पर, मतलब सेकंड थर्ड करेक्ट है, मतलब ऑप्शन यहाँ पर हम सी टिक करेंगे। 1 सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हुआ है, जस्ट सेकंड और थर्ड, सेकंड और फर्स्ट वाले में फिर से पढ़ते हैं एक बार, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये जो है ना ये ओनली अ फ्यू यहाँ पर ये मना किया गया है, राइट, तो ये ठीक है क्योंकि ऑल स्टेम कैन नेवर बी ग्रीन बोला गया ना, तो करेक्ट है क्योंकि ये वाला पार्ट जो है वो नहीं होगा ग्रीन में, दैट मीन्स वो यही तो बोल रहा है कि सारे पार्ट नहीं हो सकते, मतलब ये सही है, ठीक है। अब सेकंड ने बोला था नो लीव्स आर रूट, लीव्स रूट नहीं है तो रूट्स और लीव का हमें पता नहीं डायरेक्टली कोई कॉम्बिनेशन, जब पता नहीं है तो हम इसे नहीं टिक कर सकते, मतलब ऑप्शन सेकंड वाला गलत है, फर्स्ट वाला सही है, मैंने इसको गलत पढ़ लिया था, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड करेक्ट हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर ऑप्शन बी आप टिक करोगे, फाइन, ऑप्शन बी यहाँ पर टिक हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन 15 पे क्या लिखा हुआ है, ऑल डिवाइस आर पोर्टेबल, राइट, सारी डिवाइस यहाँ पर क्या है पोर्टेबल है। ओनली अ फ्यू पोर्टेबल आर मशीन, केवल कुछ ही पोर्टेबल मशीन, मतलब ये कुछ नहीं भी होंगी। फिर बोल रहे हैं नो मशीन इज ऑटोमेट, कोई मशीन यहाँ पर क्या है ऑटोमेट नहीं है, राइट। फिर लिखा है ऑल ऑटोमेट आर हैवी, सारे ऑटोमेट यहाँ पर क्या है हैवी है, ठीक, तो इस तरह से हम बना ले डायग्राम। अब देखो फर्स्ट क्या बोल रहे हैं ऑल हैवी कैन नेवर मशीन, सारे हैवी मशीन नहीं हो सकते, ये कैसा है ये सही, क्योंकि मशीन का पार्ट जो इसमें आ गया हैवी का पार्ट ए में वो तो मशीन नहीं है, मतलब सारे तो नहीं हो सकते, मतलब ये सही बोल रहे हैं, फर्स्ट वाले यहाँ पर करेक्ट है। सेकंड में बोल रहे हैं नो डिवाइस ऑटोमेट, डिवाइस यहाँ लिखा है ऑटोमेट यहाँ लिखा है, हमें कुछ पता नहीं रेगुलेशन तो मतलब बोल नहीं सकते, डेट इज गलत हो जाएगा ये, जब हम कुछ पता नहीं है उसके बारे में तो हम सही टिक तो नहीं कर सकते, तो क्या टिक करेंगे गलत टिक कर देंगे। ऑल पोर्टेबल कैन बी ऑटोमेट, सारे पोर्टेबल ऑटोमेट हो सकते हैं नहीं, ये वाला पार्ट जो इसका ऑटोमेट का जो पोर्टेबल का मशीन में आ गया वो ऑटोमेट कभी भी नहीं होगा, दैट मीन्स यहाँ पर ये तो गलत हो गया, केवल फर्स्ट फॉलो कर रहा है, मतलब यहाँ पर ऑप्शन डी हम टिक कर देंगे, ओनली फर्स्ट फॉलो, राइट, तो ऑप्शन डी यहाँ पर टिक हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात कि अगर आप लोग पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं कंप्लीट रीजनिंग कोर्स ऑफ रीजनिंग कंप्लीट रीजनिंग कोर्स, तो आप ये पढ़ेंगे ऐप पर, यहाँ पर आप प्री प्लस मेंस का पूरा कोर्स पढ़ेंगे। प्री की यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग से पढ़ाया गया है हाई लेवल तक, और मेंस की यहाँ पर आपको लगभग 40 क्लासेस मिलेंगी जो कि हाई लेवल पजल्स की क्लासेस हैं, और प्री की यहाँ पर आपको 60 क्लासेस मिलेंगी जिसमें हर टॉपिक को डिस्कस किया गया है, और सारे प्री वाई क्यूज मिल जाएंगे, और सारे आपको फुल मॉक्स भी बहुत सारे अवेलेबल हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर पाए, तो इसको आप अवेल कर सकते हैं ऐप पर, अभी कूपन कोड यूज करेंगे तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। साथ ही ये जो क्लासेस चल रही है विजय सीरीज की, ये लाइव चल रही हैं क्लासेस जो कि हम लोग काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, यहाँ पर लगभग 30 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये यूट्यूब पर ही है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से डेली ज्वाइन कर सकते हैं या फिर बाद में भी देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोग आगे हमें दे रखा है एक पजल, हिंदी में यहाँ पढ़ सकते हो आप, इंग्लिश में आगे लिखी हुई है, इसे हम यहाँ से रीड करेंगे। लिखा है 6 पर्सन है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, 6 लोग जो हैं, 6 लोग जो हैं वो 6 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, जरूरी नहीं है सेम ऑर्डर में रहते हों। द लोअर मोस्ट इज नंबर 1 एंड फ्लोर इमीडिएटली अब इज नंबर 2 एंड सो ऑन, नंबर 1 से स्टार्ट होता है और ऊपर जाके जाके 6 तक रुक जाता है, राइट, इस तरह से कुछ ये होगा। फिर बोल रहे हैं सी लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन फ्लोर 5, जो सी है वो ऑड पे रहता है, तो सी 5 पे नहीं रहता, मतलब सी या तो 3 पर रहता होगा या फिर 1 पे रहता होगा, ठीक है। ए लिव्स इमीडिएटली अबव सी, एक जो है वो सी के जस्ट ऊपर है, मतलब ए यहाँ पर हो जाएगा।
ओनली 2 पर्सन्स लिव बिटवीन ए एंड बी। ए और में 2 लोग रहते हैं, तो इसमें तो नीचे जगह नहीं है, 1 2 बी यहाँ लेंगे, इसमें ऊपर जगह नहीं है, 1 2 बी यहाँ ले लेंगे, ठीक है। फिर बोल रहे हैं एफ लिव्स इमीडिएटली बिलो डी, और जो डी है वो टॉप पर नहीं है। अब इसके भी तो टॉप पर ही डी आ रहा है, डी के नीचे एफ है, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पर डी के नीचे एफ यहाँ पर आ रहा है, बचा है कौन सा, ए बी सी डी ई बचा है, तो ई यहाँ पर आ गया। मतलब ये जो फर्स्ट बोल रहे थे उसके हिसाब से तो ये हमारा बन गया है, राइट। अब क्या हुआ है, अब कुछ कंडीशंस यहाँ पर लगी हैं, क्या लगी हैं पढ़ते हैं आगे। बोल रहे हैं देयर आर 40 स्टेयरकेस, 40 सीढ़ियां हैं इन द बिल्डिंग इन विच ईच पर्सन स्टैंड्स ऑन डिफरेंट स्टेप, जो कि हर कोई पर्सन एक अलग जगह पर खड़ा हुआ है। द लोअर मोस्ट इज नंबर 1 एंड इमीडिएटली अब इज 2। इस तरह से 40 सीढ़ियां लगभग बनी हुई हैं, राइट। फिर बोल रहे हैं इनिशियली स्टार्टिंग में द पर्सन आर स्टैंडिंग इन द स्टेप्स विच आर मल्टीपल ऑफ 6। पर्सन खड़े हुए हैं, कैसे खड़े हैं, अब 6 के मल्टीपल, मतलब पहले वाला 6 पे खड़ा होगा, दूसरा वाला 12 पे, तीसरा वाला 18 पे, इस तरह से 6 के मल्टीपल पे खड़े हुए हैं लोग। ओनली 1 पर्सन स्टैंड ऑन ईच स्टेप, हर कोई पर्सन अलग अलग स्टेप पे खड़ा हुआ है, तो 6 लोग खड़े हुए हैं, 6 लोग की बात हुई है ए से एफ तक की, ठीक है। आगे बोल रहे हैं ऑल द पर्सन्स मूव फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव स्टेप्स बेस्ड ऑन द डाइस। फिर ये लोग मूव करते हैं किसके हिसाब से, डाइस के हिसाब से मूव करते हैं। द पर्सन लिविंग इन एन ऑड नंबर फ्लोर मूव अपवर्ड, जो ऑड नंबर फ्लोर पर है वो अपवर्ड मूव करेगा, और जो इवन नंबर पे है वो डाउनवर्ड मूव करेगा, मतलब जो इवन नंबर पे है वो डाउनवर्ड मूव करेगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है ईच पर्सन इज अलाउड टू थ्रो द डाइस ट्वाइस, हर पर्सन को 2 बार डाइस फेंकने का मौका मिलता है। द सम ऑफ 2 आउटकम्स, उन जो 2 आउटकम्स आएंगे उनका सम करना है, इज द नंबर दे नीड टू मूव, और वो नंबर उन्हें मूव करना है। जस्ट एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन का आउटकम आता है 3 और 4, तो वो 7 मूव करेगा। अब वो डिपेंड करता है कि वो इवन नंबर पे खड़ा है या ऑड पे। अगर इवन पे खड़ा होगा तो डाउनवर्ड मूव करेगा, और ऑड पे खड़ा होगा तो अपवर्ड मूव करेगा, ठीक है। ऑल द पर्सन थ्रो डाइस इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर आफ्टर द फाइनल अरेंजमेंट, मोर देन 1 पर्सन कैन स्टैंड ऑन द सेम स्टेप, 2 से ज्यादा लोग भी एक साथ खड़े हो सकते हैं। द फॉलोइंग शोज द फाइनल आउटकम द डाइस थ्रोन बाय द ऑल द पर्सन अल्फाबेटिकल ऑर्डर रिस्पेक्टिवली। तो ये जो हमें यहाँ पर ऑर्डर दे रखा है ना, वो यहाँ पर लाइन से खड़े हुए हैं। तो अभी के हिसाब से देखो यहाँ पर हमें क्या पता है, अभी तो हमें ये पता है कि जो 6 5 4 3 2 और 1 करके यहाँ पर लोग आए हैं वो कौन कौन है, वो थे ई बी डी और क्या था, एफ ए सी, राइट। तो ये हमारे एफ ए सी खड़े हुए हैं। हमने इसको तो पढ़ लिया पूरा, हमें यहाँ पर क्या बोला गया था कि पहले तो 40 सीढ़ियां हैं और 6 के मल्टीपल भी खड़े हुए हैं, राइट। तो हम 40 की जगह पे यहाँ बना लेते हैं इस तरह से 6 12, क्योंकि 6 के मल्टीपल पे ही है, तो 6 12 18 24, और फिर क्या आ जाएगा 6 पंजे 30 और 6 छंग 36, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर सी यहाँ पर खड़ा होगा, ठीक है। फिर ये ए होगा, उसके बाद ये एफ हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है ये अल्फाबेटिकली होते हैं, मतलब ये वाला ए ने चला होगा, ये बी ने, ये सी ने, ये डी ने, ये ई ने और एफ ने, ठीक है। 40 स्टेयरकेस है वो हमें ध्यान रखना है। तो ए का आउटकम कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, सम करेंगे 2 आएगा। अब ए कहाँ पर खड़ा है, ए खड़ा हुआ है 12 नंबर पे, ठीक है। और यहाँ लिखा था कि जो इवन वाले हैं वो डाउनवर्ड मूव करेंगे, तो जो ए है वो कहाँ पर आ जाएगा, 12 की जगह 10 पर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 40 सीढ़ियां नहीं बनाती हूँ, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ कि 10th फ्लोर जो है उस पर ए आ जाएगा, बाकी हम आगे पीछे लिख लेंगे नीड होगी तो। अब बात करिए अगर हम बी की, तो बी का आउटकम कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। और बी कहाँ खड़ा हुआ है, बी है 30 पर, 30 से नीचे 5 आएगा। अच्छा, तो यहाँ पर हमें जो ये है ना, ये तो सब इवन ही है, मतलब सब नीचे आएंगे, बट हमें इसके हिसाब से देखना है, क्योंकि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि पहले तो ये एक जगह पर खड़े हुए हैं। द पर्सन लिविंग इन ऑड नंबर फ्लोर मूव अपवर्ड, ये फ्लोर थे, और यहाँ पर ये जो है ना वो ये जो है ये स्टेयर केस है, ये फ्लोर्स तो ये वाले हैं, राइट। तो ए कहाँ पर था, ए इवन पे था, तो ये हमारा ठीक था इवन के हिसाब से। लेकिन जो बी है वो बी ऑड पर है, मतलब बी अभी 30 पर है, तो ये अपवर्ड मूव करेगा, मतलब जो बी है वो कहाँ पर आ जाएगा, वो आ जाएगा 35 नंबर के फ्लोर पे आ जाएगा, ठीक है। अब बात करें अगर हम सी के, तो सी का सम आ रहा है 4, सी है कहाँ पर, सी है ऑड पर, तो ऑड वाला अपवर्ड मूव करेगा, 4 मूव करना है ऊपर की तरफ, अभी कहाँ पर है 6 पर है, 6 से ऊपर जाएगा 10 पे आ जाएगा, 4 अगर मूव करेगा तो यहाँ पर ए और सी साथ में आ जाएंगे 10 पर दोनों लोग, ठीक है। अब बात करें अगर हम डी की, क्योंकि फ्लोर्स बोला था ना यहाँ पर, तो ये स्टेयर केस पे खड़े हैं, तो फ्लोर के साथ में देखना है ऑड और इवन, ठीक है। फ्लोर में यहाँ पर मिस हो गए थे वर्ड।
डी क्या हो गया, सम 7 हो गया। डी है कहाँ पर, और डी है इवन नंबर फ्लोर पर, मतलब ये नीचे अप डाउनवर्ड मूव करेगा। जो डी अभी कहाँ पर है, 24, 24 में से आप 7 कम करोगे कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, राइट। तो डी कहाँ पर है, 17 पर डी आ गया, ठीक है, डी आ गया। अगर हम बात करें ई की, तो ई का है 8, ई है कहाँ पर, 6 पर है, मतलब इवन पे है, नीचे मूव करेगा। ई है 36 नंबर पे, तो ई अगर नीचे आता है कितना 8, तो कितना आ जाएगा 28, 28 पे आ जाएगा हमारा ई, ठीक है। अब अगर हम बात करें एफ पॉइंट की, तो एफ है 10 टोटल आ रहा है, और एफ है कहाँ पर, एफ है ऑड पर, ऑड मतलब अपवर्ड मूव करेगा। एफ अभी कहाँ पर है, 18 पर, 18 में आप 10 ऐड करो 28, तो ई भी और सी एफ भी दोनों साथ में आ गए। कौन साथ में आ गए, ई और एफ हमारे साथ में आ जाएंगे। तो ये वैसे तो पूरा 40 सीढ़ियां बनी होंगी लगभग, ऐसे करके होंगी लगभग, लेकिन हमारे पास हैं कितने, 5-6 लोग हैं, तो हमने इस तरह से इसको बना दिया। हमें यूज भी इसका ही करना है केवल। देखते हैं क्वेश्चंस यहाँ पे क्या दे रखे हैं, ये हमने पूरा सॉल्व कर लिया। ये तो इनका फ्लोर्स था, ये वाला फ्लोर्स है इनके, ये यहाँ पे पहले खड़े हुए इनिशियली, ठीक है। और ये क्या है, ये है हमारा फाइनल रिजल्ट जो बाद में आया है, डाइस के बाद में आया है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस क्या दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं, तो यहाँ लिखा है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन स्टैंड्स ऑन द सेम स्टेयरकेस अलोंग विद ए। ए के साथ कौन खड़ा हुआ है, तो सिंपल सी बात है भाई, ए के साथ कौन खड़ा है, सी खड़ा हुआ है बाद में, तो सी के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन बी टिक कर दोगे, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बोल रहे हाउ मेनी स्टेयरकेस आर देयर बिटवीन डी और ई आफ्टर द अरेंजमेंट ऑफ द ऑल द पर्सन। डी और ई के बीच में कितने स्टेयरकेस हैं। देखो डी कहाँ पर है, ये 17 पे, और ई कहाँ पर 28 पे, तो कितने इनके बीच में स्टेयरकेस, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 11। दैट इज ऑप्शन, ऑप्शन यहाँ पर आप बी टिक कर दोगे, ठीक है। 11 ही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। 17 और 28, 17, 18, 19, अच्छा 10 होंगे, क्योंकि आप 17 थोड़ा काउंट करोगे, आप 18 से काउंट करना स्टार्ट करोगे, तो आप कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। मीन्स यहाँ पर ऑप्शन डी टिक करोगे आप, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछ रहे हैं इन द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेयरकेस बी स्टैंड इन द फाइनल अरेंजमेंट। बी कहाँ पर खड़ा हुआ है, देखो फाइनली बी है 35 नंबर पे, राइट। तो 35 के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन ए टिक कर दोगे, ठीक। फिर पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर पर्सन लिव ऑन एडजेसेंट फ्लोर्स। अब फ्लोर की बात कर रहे हैं, स्टेयरकेस की बात नहीं कर रहे हैं। डी के एडजेसेंट कौन रहता है, फ्लोर पे देखो, फ्लोर पे रहता है डी के आसपास बी और एफ, तो बी और एफ मतलब ऑप्शन सी यहाँ पर हम टिक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका आंसर आप लोग को बताना, क्योंकि यहाँ पर ट्रू देखना है तो आप इसको इजीली देख सकते हो। कमेंट कर देना कि इसका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कितना आ रहा है। तो 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, आगे बढ़ेंगे, 10 क्वेश्चन तक कंप्लीट करना है। 21 क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो है इनइक्वालिटी का, तो इसके लिए बनाते हैं मैजिक बॉक्स। बीच में क्या होता है, इक्वल होता है, यहाँ होता है ग्रेटर, ये होता है ग्रेटर इक्वल, ये होता है लेस, और ये होता है लेसर इक्वल, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये तो आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, इसको आपको बाबा बनाना नहीं है, आपको जस्ट बनाना है कौन सा वाला जो यहाँ पर यूज हो रहा है। यूज यहाँ पर क्या होगा, जो यहाँ पर हमें कोट्स दे रखे हैं उसका हम यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर हमें दे रखा है पहला, परसेंटेज का मतलब है नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, जो ना तो बड़ा है ना ही बराबर है, मतलब कैसा है वो, ना तो जो बड़ा है ना ही वो बराबर है, तो वो कैसा है, तो वो ग्रेटर है। दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा हमारा परसेंटेज। फिर आ रहा है हैश, हैश क्या बोल रहे हैं, नाइदर स्मॉल नॉर इक्वल, मतलब वो कैसा है, वो यहाँ पर कैसा है, स्मॉलर है, राइट। तो यहाँ लिखा है कि वो ग्रेटर नहीं है, इक्वल नहीं है, मतलब वो कैसा है, लेसर है। दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा वो, यहाँ पर आ गया परसेंटेज। हैश में बोल रहे हैं कि स्मॉलर नहीं है, इक्वल नहीं है, मतलब कैसा है, ग्रेटर है, मतलब हैश कहाँ आ जाएगा, हैश यहाँ आ जाएगा। फिर लिख रहे हैं नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, मतलब वो कैसा है, इक्वल है, इक्वल यहाँ आ गया। अब बोल रहे हैं स्मॉलर नहीं है, तो कैसा होगा, ग्रेटर इक्वल होगा, मतलब एंड कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और फिर बोल रहे हैं ग्रेटर नहीं है, मतलब स्मॉलर इक्वल है, मतलब यहाँ पर क्या आ गया, आपका डॉलर आ गया, राइट। तो ये आपने साइन बना लिया, जो अब आपको यूज करने वो वाले, मतलब आपको ये साइन ही हर बार यूज करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आपको केवल कंक्लूजन चेक करना है। यहाँ पर पूछ रहे हैं क्या, हमें साइन चाहिए परसेंटेज का, ठीक है, मतलब आपको ये साइन चाहिए, तो यही होना चाहिए, या फिर ये नीचे वाले ऊपर वाला साइन नहीं होना चाहिए, आर और जे के बीच में। अब आर का लिखा है, आर ये लिखा हुआ है, और जे का लिखा है आपका, जे ये लिखा हुआ है। ये कनेक्ट कर रहे हैं हम कहीं ना कहीं से, कनेक्ट कहाँ से कर रहे हैं वो हमें चेक करना है। पहले आर आया है एफ के पास, और एफ से आ रहे हैं ये, एफ से कनेक्ट कर रहा है, देखो एफ से तो नहीं कर रहा है कहीं से भी, तो ये जी से कर रहा है, हाँ जी से कर रहा है, जी से यहाँ पर आया है, जी से यहाँ पर कनेक्ट कर रहा है किससे, सी से, फिर सी से यहाँ पर आ रहा है जे के पास, ठीक है। इस तरह से कनेक्ट कर रहा है और उल्टा जा रहा है, आपको साइन भी उल्टा करना पड़ेगा। एट द रेट दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल है। फिर डॉलर दे रखा है, तो ये डॉलर कहाँ, क्या हो गया, डॉलर से आप उल्टा करोगे तो एंड पहुंच जाओगे, लेकिन आपको चाहिए क्या, परसेंटेज, तो ये गलत हो गया, फर्स्ट तो गलत है, फर्स्ट से हमें आंसर नहीं मिल पाएगा, ठीक है।
अगर हम सेकंड देखें हैश की, अगर हम बात करें तो हमें हैश चाहिए, हैश जो कि ये वाला साइन है ग्रेटर का, किसके बीच में, टी और डब्ल्यू के बीच में। ठीक है, चेक करते हैं टी कहाँ लिखा है और डब्ल्यू कहाँ लिखा है। अगर हम टी और डब्ल्यू देखें तो टी ये लिखा हुआ है और टी से आ रहा है कहाँ पर, ये सी के पास तक आ रहा है और सी से फिर सीधे आ रहा है डब्ल्यू के पास। ठीक है, तो उल्टा जाना है, पहले साइन चेंज होगा, आपको मिल गया हैश, क्योंकि यहाँ पे ये साइन था, उल्टा करोगे हैश मिल जाएगा। फिर है जी है, ठीक है, एट द रेट है, ठीक है चलेगा। फिर ये है हमारे पास एंड, ये भी चलेगा, मतलब सेकंड वाला तो सही है, यहाँ पर फॉलो कर रहा है। अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड में चाहिए परसेंटेज एन और एफ के बीच में, राइट। अब एन कहाँ लिखा हुआ है, एन ये लिखा हुआ है, और एफ कहाँ लिखा है, एफ ये लिखा हुआ है। कनेक्ट कहाँ से कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं ये वैसे ही कि एन से सी आएंगे, सी से आप जी जाओगे, जी से आप एफ आओगे। तो सी आ रहे हो, आपको क्या चाहिए, परसेंटेज मिल रहा है आपको, एंड डॉलर में मिल रहा है, सही है। आप सी पे आ गए, पहुंच गए। सी से आपको आए डब्ल्यू पे, हैश मिल रहा है। देखो हैश मतलब उल्टा हो गया साइन, जो कि फॉलो नहीं कर पाएगा, तो केवल यहाँ पर ओनली सेकंड फॉलो कर रहा है, तो ओनली सेकंड के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन बी टिक कर दोगे। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आ गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। तो उसके लिए हम वो बॉक्स यहाँ पर से ड्रॉ कर लेंगे, क्या क्या बोला गया था एक बार देखते हैं। हैश यहाँ पर आ जाएगा, परसेंटेज यहाँ पर आ गया, देन डॉलर यहाँ पर आ गया, और ये था हमारा डॉलर यहाँ पर था और एंड यहाँ पर था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं बी और एच में आना है, आपको डॉलर साइन चाहिए। ठीक है, तो ये है डॉलर, डॉलर साइन, बी यहाँ पर लिखा हुआ है और एच यहाँ पर लिखा है। कनेक्ट कहाँ से कर रहे हैं, कनेक्ट अब कर रहे हैं ये बी से पी आ रहे हैं। ठीक है, पी आ गए, तो पी से आने में ही आपको क्या मिल गया, साइन मिल गया आपको परसेंटेज का। डॉलर के लिए आपको डॉलर या फिर एट द रेट चलेगा, परसेंटेज तो चल नहीं पाएगा, मतलब गलत हो गया, इससे हमें आंसर नहीं मिलेगा, मतलब पहला वाला आंसर हमारा गलत है, पहला वाला कंक्लूजन गलत है। सेकंड की अगर हम बात करें एन और डब्ल्यू, और क्या चाहिए आपको, एंड चाहिए। ठीक है, एन तो ये लिखा हुआ है और डब्ल्यू कहाँ लिखा है, डब्ल्यू ये लिखा हुआ है। कनेक्ट कहाँ से कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं पी से, तो पी के पास आओगे, फिर पी से आप डब्ल्यू जाओगे, तो एट द रेट है चलेगा, हैश है नहीं चल पाएगा, क्योंकि आपको एंड चाहिए, एंड के लिए हैश नहीं चल पाएगा, हैश डेफिनेट केस होता है ये वाला में आपको डैश होता है ना, तो डैश हर जगह चाहिए होता है। ठीक है, तो उसका आपका ये गलत हो जाएगा। फिर बात आती है वी और डी की, तो वी यहाँ पर लिखा हुआ है, डी ये लिखा हुआ है, तो ये कनेक्ट कहाँ से कर रहे हैं, के से कर रहे हैं। अब वी से उल्टा आओगे डी के पर, तो उल्टा आओगे तो साइन चेंज करोगे, तो साइन आ जाएगा आपके पास ये वाला, ठीक चल पाएगा। के से आप आगे बढ़ोगे तो के से आपको मिल रहा है हैश, जो कि चल नहीं पाएगा, क्योंकि हैश यहाँ पर लिखा है, आपको चाहिए ये वाला साइन, तो नहीं चल पाएगा, मतलब ये भी गलत है, कोई भी ट्रू नहीं है, मतलब यहाँ पर ऑप्शन ई हम टिक कर देंगे, ऑप्शन ई हो जाएगा ट्री सही, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं है सही। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। उससे पहले हम बना लेते हैं मैजिक बॉक्स एक बार, यहाँ पर फिर से एट द रेट यहाँ पर था ये, पर यहाँ पर क्या था, हैश था और परसेंटेज था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एल को जाना है, एल और हैश की बात कर रहे हैं और आर की बात कर रहे हैं। ठीक है, एल ये लिखा हुआ है और आर ये लिखा हुआ है, कनेक्ट कहाँ से कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं ये एल से आ रहा है वी, वी कनेक्ट नहीं कर रहा, एल से ई आ रहा है, हाँ तो ई से ई तक आया, फिर ई से आप आगे यहाँ पर आओगे, इस जगह पर आओगे, ई से आप आओगे कहाँ पर, पी पर। ठीक है, नहीं ई से आप एन पर आओगे और एन से आ रहा है आर पे। ठीक है, इस तरह से आ रहा है, आपको चाहिए हैश, राइट। तो पहले तो आप उल्टा आ रहे हो, आप सेकंड साइन उल्टे हो जाएंगे, राइट, एट द रेट हो जाएगा आपका, ये आपका पहुंच गया हैश पे, ये आपका पहुंच जाएगा ऊपर एंड पर। ठीक है, ई तक तो आप सही सलामत आ गए। फिर ई से आप उल्टा जा रहे हो, यहाँ पर तब भी एट द रेट है, सही से आप पहुंच जाओगे एट द रेट से। फिर एन से आप सीधे चल रहे हो, आपको हैश मिल रहा है, ठीक है, इक्वल मिल रहा है, ठीक है, तो फर्स्ट तो फॉलो कर रहा है, फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब बात करें हम सेकंड की, सेकंड में बोल रहे हैं टी और वी की बात कर रहे हैं और चाहिए क्या, परसेंटेज चाहिए। ठीक है, देखते हैं टी कहाँ पर है, टी हमारा ये है और वी हमारा कहाँ पर है, वी हमारा ये है, राइट। तो ई तक आना है आपको, फिर ई से आपको आगे आ जाना है, चाहिए क्या, परसेंटेज चाहिए। ठीक है, उल्टा कर दो पहले तो साइन, एंड एंड का साइन आप उल्टा यहाँ पर करोगे, कौन सा वाला उल्टा करोगे, एंड का साइन। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका नीचे, क्योंकि टी से आपको आना है कहाँ पर, वी पर आना है, तो सही हो गया, ये तो सही है, हैश है आपका नीचे हो जाएगा, सही है, ई पर आ गए आप। ठीक, ई से आगे आप आगे बढ़ोगे, सही है, तो आपको ई वाला भी सही मिल जाएगा, यहाँ पर सेकंड भी ट्रू है। फिर वाई से आपको डी पर आना है, राइट, तो वाई यहाँ पर लिखा हुआ है, डी यहाँ लिखा है, कनेक्ट कहाँ से कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, ये काफी लंबा जा रहा है, और ये हमें चाहिए कौन से वाला साइन चाहिए, एंड डॉलर का साइन चाहिए, राइट। तो पहले तो एट द रेट है, लेकिन आर पे जाना नहीं, हमें एन पे जाना है, राइट, एन से यहाँ पर कनेक्ट हो पा रहा है, एन से डी पर। ठीक है, एन से आप यहाँ पर आओगे ई पर, फिर ई से आ जाओगे डी पर, तो वाई से एन जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो, हैश जा रहे हो, तो आपको मिल क्या रहा है, परसेंटेज मिल रहा है, आपको चाहिए कि ये वाला, गलत है भाई, आपको ये चाहिए तो आपको ये तो नहीं
बना पाओगे, क्योंकि आपको अगर किसी भी साइन में ये इक्वल चाहिए, आप ये आपका ये आ रहा है तो क्या ये बना सकते हो? नहीं, आपको हर जगह आपको डैश चाहिए ही होगा, मतलब थर्ड वाला क्या है, गलत है। तो क्या हो रहा है, फर्स्ट और सेकंड ट्रू है, मतलब यहाँ पर ऑप्शन हम सी टिक कर देंगे, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं हमें क्या दे रखा है। आगे दे रखी है हमको एक पजल, पढ़ेंगे इसको क्या लिखा है। देयर आर 6 यूनिट प्लेस्ड वन अबव अनदर इन अ सिंगल स्टैक। छह यूनिट प्लेस की गई है एक सिंगल स्टैक में। ईच यूनिट कंटेन्स अ बुक। हर यूनिट में क्या है, एक बुक है। हर हर में क्या है, एक बुक है। एंड द सम नंबर ऑफ बुक्स, एंड कुछ यहाँ पर नंबर ऑफ बुक्स है। ठीक है, हर में एक बुक्स बुक्स भी हैं और कुछ नंबर की बुक्स हैं। द लोअर मोस्ट यूनिट इज नंबर 1 एंड इमीडिएटली ऑब्वियस 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर 6 यूनिट बनाई गई हैं। पहली बात तो ये है, इस तरह से बनाई गई हैं और हर यूनिट में क्या है, कुछ नंबर ऑफ बुक्स हैं। ठीक है, और बुक्स यहाँ पर क्या क्या रखी है, ए बी सी डी ई एफ इस प्लेस किया गया है, जरूरी नहीं है सेम ऑर्डर में। देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ बुक्स सॉरी बॉक्सेस विच is placed one above another in each unit and the total height of each unit is between 35 to 70 सेंटीमीटर। अब हर में क्या है, हर में कुछ बुक्स हैं और बुक्स की जो हाइट है वो बताई गई है। टोटल हाइट जो है वो क्या है, 35 से लेके 70 के बीच में है। with all the books in which in each unit has the same height. No unit has the same height and the number of the books same number of books। किसी भी यूनिट में नंबर ऑफ बुक्स सेम नहीं है और नंबर ऑफ जो हाइट आएगा वो भी यहाँ पर सेम नहीं आएगा किसी भी यूनिट में। ठीक है, अब नोट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इफ द टोटल हाइट ऑफ यूनिट इज 10, अगर टोटल हाइट क्या है यूनिट की 10 है, देन द नंबर ऑफ बुक्स इज दैट यूनिट इज 2, तो वहां पर 2 बुक्स होंगी। तो इसका मतलब ये है, अगर यहाँ पे 10 यूनिट है सेंटीमीटर है और 2 यहाँ पर बुक्स हैं, तो यहाँ पर हर जो बुक की हाइट है वो 5 होगी, मतलब नंबर ऑफ बुक्स की जो अंदर हाइट है ना वो सेम आनी चाहिए। ठीक है, ओके। फिर बोल रहे हैं टोटल हाइट ऑफ ईच यूनिट विल बी द मल्टीपल ऑफ द नंबर ऑफ बॉक्सेस इन दैट यूनिट। और जो यहाँ पर बुक्स हमें, जैसे यहाँ पर आप यूनिट लिया, आपने क्या यूनिट लिया है, राइट, फिर आप लिखोगे यहाँ पर बुक्स, कौन कौन सी बुक आई है, ए बी सी डी ई एफ में से। उसके बाद आप यहाँ लिखोगे नंबर ऑफ बुक्स, उसमें कितने नंबर की बुक्स हैं, कितनी बुक्स हैं, और फिर उनकी हाइट लिखोगे। ठीक है, तो जो हाइट आना है वो क्या आना है, नंबर का मल्टीपल आना है। ठीक है, जो यहाँ नंबर लिखा है उसका मल्टीपल आएगा। ओके, एटलीस्ट 2 बॉक्सेस आर देयर इन ईच हेड। हर यूनिट में कम से कम 2 बुक्स तो यहाँ पर हैं, कम से कम 2 बुक्स हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो बनाते हैं इसको आगे, मतलब 6 यहाँ पर आप यूनिट ले लो, 6 5 4 3 2 और 1, राइट। यहाँ पर आप ले लोगे बुक्स, यहाँ पर आप ले लोगे नंबर ऑफ बुक्स, और यहाँ पर आप ले लोगे हाइट, कितनी हाइट है उनकी। ठीक है, बनाते हैं भाई इसको। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं फर्स्ट लाइन में कि जो बी है, बी इज प्लेस एट द इवन नंबर यूनिट एंड इमीडिएटली बिलो द यूनिट विच इज हैज 6 बॉक्सेस। जिसमें 6 बॉक्स है उसके इमीडिएटली नीचे है कौन, बी बुक। ठीक है, और बी इवन पे है, तो देखो बी 6 पे हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि बी 6 पे होगा तो ऊपर आप कैसे 6 ले पाओगे, ले नहीं पाओगे। बी 4 पे हो सकता है, हाँ हो सकता है। बी 2 पे हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 केस बन रहे हैं बी लेने के, तो हम दोनों तरफ बना लेते हैं इसको फटाफट से। ठीक है, इस तरह भी बना लेते हैं। एक तरफ मैंने माना कि बी कहाँ पर है, 4th नंबर पे है, और जो 6 किताबें हैं वो ऊपर होनी है, 6 बुक्स, और एक बार माना बी 2 पर है और 6 बुक्स यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, फिर लिखा हुआ है क्या था, यूनिट विच हैज द हाइट ऑफ 46 सेंटीमीटर इज 3 यूनिट्स अवे फ्रॉम द बुक, फ्रॉम बुक बी। बुक बी से 3 यूनिट दूर पे 46 लेना है, राइट। तो बी यहाँ पर है 1 2 3 गैप पर, 1 2 3 गैप पर आप लोगे 46, 3 यूनिट्स अवे, दैट मीन्स गैप कितना होगा, 2 का गैप होगा, 1 2 3, यहाँ पर आ जाएगा 46 सेंटीमीटर की बुक्स। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं ब्रैकेट में। इसमें यहाँ पर ऊपर तो पॉसिबल, नीचे यहाँ पर 46 जो होगा वो 1 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है, बुक डी इज प्लेस इमीडिएटली अबव द विच हैज 46 हाइट। 46 के ऊपर क्या है बुक रखनी है, आपको डी रखनी है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका डी आ जाएगा। ठीक है, सेट हो गया। द नंबर ऑफ यूनिट अबव बॉक्स डी के ऊपर क्या है, एक इज 1 लेस देन बिलो विच हैज 3 बॉक्स विद ईच बॉक्स हाइट इज 13 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक नंबर कम है, तो इसके ऊपर तो 0 है, मतलब 3 वाले के नीचे 1 होगा। ठीक है, 3 वाले के नीचे क्या होगा, 1 होगा, मतलब 3 यहाँ आ जाएगा, राइट। यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 है, 4 मतलब 3 वाले के नीचे कितना होगा, 3 होगा, तो 1 2 3 यहाँ पर आप 3 बुक्स लोगे, और जो 3 बुक्स हैं उनमें ईच हाइट क्या है 13 है, दैट मीन्स टोटल हाइट कितनी हो जाएगी 39 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको निकाल लिया। आगे बढ़ेंगे, आगे लिखा हुआ है
बॉक्स ई इज प्लेस इमीडिएटली बिलो द यूनिट विच हैज 3 बॉक्सेस। 3 के नीचे कौन सा बॉक्स है? बॉक्स ई है, मतलब बॉक्स ई जो है वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं? बुक सी इज प्लेस अलॉन्ग विथ 5 बॉक्सेस विद द यूनिट हाइट ऑफ 65 सेंटीमीटर। जो बुक सी है, सी और 65 जो है वो क्या है? उसके साथ आ रहा है, मतलब आपको दोनों स्पेस खाली चाहिए सी और 65 लिखने के लिए, जो कि आपको केवल 4 पे दिख रहा है। सी यहाँ लिखोगे और 65 यहाँ लिखोगे। 65 यहाँ पर जो हाइट है वो है, और 5 बुक्स है यहाँ पर, बोल रहे हैं 5 बुक्स यहाँ पर आ गया। ठीक है, और इसमें अगर हम देखो तो यहाँ पर 6 पे खाली है, तो यहाँ सी लिख दो, यहाँ पर 5 लिख दो, जो कि 65 सेंटीमीटर्स की हैं बुक्स। ठीक है, अब बोल रहे हैं वन ऑफ द इवन नंबर यूनिट कंटेन्स 4 बुक्स। इवन नंबर 4 है, देखो यहाँ पर इवन नंबर यूज हो चुका है, 5 आ चुका है, यहाँ पर 2 पे 3 आ चुका है, यहाँ पर 4 आ जाएगा। यहाँ पर देखो 6 पे आ चुका है 5, 4 पे आ चुका है 3, और 2 पे आएगा फिर क्या? 4 आ जाएगा। ठीक है, विद विद अ यूनिट हाइट ऑफ 52 सेंटीमीटर, 52 के ऊपर। ठीक है, 52 यहाँ पर आ गया 4 पर, राइट, तो लिख दो 52 सेंटीमीटर। बोल रहे हैं विच इज इमीडिएटली अबव द यूनिट बुक ए, जो कि ए के जस्ट ऊपर है, मतलब ए इसमें यहाँ पर आ गया और ए इसमें 1 पर आ जाएगा। ठीक, फिर क्या लिखा है? द हाइट ऑफ द यूनिट विच हैज बुक एफ, जिसमें बुक एफ है, इज 48 मीटर। तो एफ को आपको रखना है 48, एफ यहाँ बचा केवल रखने के लिए, एफ यहाँ रख दो 48 के साथ। ठीक है, इसमें आप एफ यहाँ रखोगे जो कि है 48 सेंटीमीटर के साथ। ठीक है भाई, ओके। फिर यहाँ पर क्या लिखा है? लास्ट लाइन, द हाइट ऑफ द यूनिट विच हैज 7 बॉक्सेस इज 42। 7 बॉक्सेस 42 लेना है, 7 में आप यहाँ लोगे तो 46 आ जाएगा, यहाँ पर पॉसिबल नहीं, 7 पे लेना है आपको 42 सेंटीमीटर की बुक्स। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ ही खाली है, 7 पे आप लोगे 42 मीटर की बुक। ठीक है, 42 बोल रहे हैं विच इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ बुक्स। यहाँ पर क्या है? बुक्स हाईएस्ट है, मतलब बुक्स तो यहाँ पर 7 है। ठीक है, अब बचा क्या आपके पास लिखने के लिए, वो देख लेते हैं यहाँ पर एक बार। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बुक्स कितना आएगा? यहाँ पर देखो, यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा था एटलीस्ट 2 बॉक्सेस आर देयर इन ईच, कम से कम 2 बॉक्स है, और ये जो 7 है वो हाईएस्ट है, तो 2 ही बच रहा है। 3 4 5 6 7 आप ले चुके, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब बात ये रह गई कौन सा इसमें से गलत है। सारा तो हम बना चुके हैं, देखते कुछ पॉइंट रह तो नहीं गया हमसे, यहाँ पर एक बार चेक कर लेंगे इसको। यहाँ पर तो कोई पॉइंट नहीं लिखा था, इसको एक बार देख लेते हैं डी वाले पॉइंट को। यहाँ लिखा था कि जो नंबर ऑफ बुक्स यूनिट अबव डी, डी के ऊपर यहाँ पर जितने भी हैं इज 1 लेस देन, डी के ऊपर जितने हैं वो क्या है? एक कम है, जितने 3 के नीचे हैं उससे एक कम। यहाँ पर देखो 3 के नीचे कितने आ रहे हैं? एक बॉक्स आ रहा है, एक कम आप करोगे, डी के नीचे ऊपर 0 आ रहा है, राइट। यहाँ पर कितना हो रहा है? 3 के नीचे 1 2 3 बॉक्सेस आ रहे हैं, आप 2 कम करोगे 2 आएगा, तो यहाँ पर 1 2 3, अच्छा ये गलत ले लिया हमने, यहाँ पर 4 नहीं आना चाहिए, 2 आना चाहिए था, राइट। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया गलत, आपका ये जो है वो सही आंसर है। तो आंसर आपको इसके हिसाब से टिक करने, ये गलत था यहाँ पर। ठीक है, देखते क्वेश्चन यहाँ पर क्या गिवन है। क्वेश्चंस पे अगर आ जाए तो क्या बोला जा रहा है कि विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स, सबसे कम जो बुक्स पूछा था, बॉक्स पूछा था, एक बार चेक करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट हैज द लीस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस, कितने सबसे कम बॉक्सेस यहाँ पर किसके पास है? तो कम बॉक्स किसके पास है? यहाँ पर ए के पास है, यहाँ पर ए ऑप्शन हम कितने हैं यहाँ पर? 2 पर है, राइट। तो सबसे कम यहाँ पर किसके पास है? 5, मतलब ए के पास है, जो कि 5 यूनिट पे रखा हुआ है। तो यहाँ पर यूनिट कौन सी आ गई? 5, मतलब ऑप्शन सी हम टिक कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बोल रहे हैं व्हाट इज द हाइट ऑफ यूनिट 2, यूनिट 2 की हाइट कितनी है? यूनिट 2 में अगर हम देखें तो हाइट इतनी है 39 सेंटीमीटर, मीन्स यहाँ पर आप ऑप्शन बी टिक कर दोगे। ठीक है, फिर बोल रहे हैं हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर बिटवीन बुक ए और बुक ई, बुक ए और ई में कितनी है? ए यहाँ पर है, ई यहाँ पर 1 2 3 है, 3 के लिए यहाँ पर ऑप्शन सी आप टिक करोगे। फिर बोल रहे हैं हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन यूनिट 4, यूनिट 4 में कितनी बुक्स हैं? यूनिट 4 में अगर आप देखो तो 5 बुक्स है, 5 के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन ए टिक करोगे। फिर लास्ट में पूछ रहे हैं विच द फॉलोइंग बुक इज प्लेस अलोंग विद द यूनिट दैट हैज 6 बुक्स, 6 बुक्स के साथ कितनी आ रही है? 6 बुक के साथ आ रही है आपके पास एफ या फिर 3 बोल सकते हो, एफ मतलब ऑप्शन डी टिक करोगे। तो बुक कौन सी है? एफ, मतलब डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, समझ में आया होगा आप सभी को वाला पजल। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमें दे रखे क्वेश्चन जो कि हैं डाटा सफिशिएंसी के। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दे रखा है क्वेश्चन जो कि है डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दे रखा है, देखते हैं क्या आंसर आएगा। पहले स्टेटमेंट 1 से चेक करेंगे अलोन, और फिर अलोन स्टेटमेंट 2 से, फिर हम चेक करेंगे क्या आंसर हमारा आ रहा है। तो 1 से बोल रहे हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि y रिलेट कर रहा है t से, किस प्रकार संबंधित है? तो y क्या है? सिस्टर है,
तो स्टेटमेंट 1 से अगर हम बनाए तो बोल रहे हैं कि जो y है वो क्या है, सिस्टर है किसकी, u की, हु इज द ओनली सन ऑफ v, जो v है उनका सन है, कौन सा सन है, u सन है, मतलब ये डॉटर हो गई इनकी y। फिर बोल रहे हैं w इज द डॉटर इन लॉ ऑफ u, u की डॉटर इन लॉ मतलब इनका कोई सन होगा, उनकी वाइफ हो जाएंगी w, दैट इज डॉटर इन लॉ। अब बोल रहे हैं z क्या है, मेल मेंबर है ऑफ द फैमिली, z मेल मेंबर है, राइट। और यहाँ पर बोल रहे हैं x और t क्या है, फीमेल है, बट पता नहीं कहाँ पर आएंगे, तो हम यहाँ से पता नहीं लगा सकते t है कहाँ पर। तो जब पता नहीं टी कहाँ पर है तो हम बताएंगे कैसे, राइट। तो इसको अभी हम ओनली वन से तो आंसर नहीं आ सकता, मतलब ऑप्शन ए तो यहाँ पर गलत है और आइदर भी गलत है क्योंकि ओनली वन से तो आ नहीं रहा है। अब हम चेक करते हैं स्टेटमेंट अलोन टू से, स्टेटमेंट टू से क्या आंसर आता है, जेड इज द स्पाउस ऑफ वी, जेड क्या है, वी का स्पाउस है, हु इज द सिबलिंग ऑफ टी, जो कि टी की सिबलिंग है, राइट। फिर बोल रहे हैं यू इज द चाइल्ड ऑफ वी, यू जो है वी का चाइल्ड है, ठीक है, यू यहाँ पर आ गया, एंड ब्रदर ऑफ डब्ल्यू, और डब्ल्यू क्या क्या है, ब्रदर, मतलब यू की बात कर रहे हैं, यू क्या है, ब्रदर है किसका, डब्ल्यू का, राइट। वाई इज द स्पाउस ऑफ यू, और जो वाई है वो इनकी स्पाउस हो गई, मतलब वाइफ हो जाएगी यहाँ पर, एंड पेरेंट ऑफ एक्स, किसकी पेरेंट है, एक्स की पेरेंट है, मतलब एक्स यहाँ पर आ गया, राइट। तो यहाँ पर डब्ल्यू और टी पता तो लग गया, बट टी का जेंडर क्या है वो क्लियर नहीं हो पाया, मतलब आंसर तो नहीं निकल पाएगा, स्टेटमेंट टू से अलोन भी नहीं निकल पाएगा। अब देखना है मिक्स करके इनको मर्ज करके आंसर आ रहा है या नहीं। अगर हम मर्ज करते हैं तो पहली बात तो जो कंडीशन है उसमें कॉन्ट्राडिक्ट है, क्योंकि यहाँ पर यू और डब्ल्यू क्या है, सन और पेरेंट है, यहाँ पर यू डब्ल्यू क्या है, ब्रदर्स हैं, राइट, मतलब सिबलिंग्स हैं। तो हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे, मतलब ऑप्शन हम यहाँ पर डी टिक कर देंगे ना, दोनों को मिक्स करके भी आंसर नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन डी यहाँ पर लिखा है, नाइदर स्टेटमेंट वन अलोन और स्टेटमेंट टू, अच्छा अलोन भी पूछा गया था, मिक्स करके पूछा भी नहीं गया है, तो यहाँ पर बोला गया कि दोनों से आंसर हमारा नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन हम यहाँ पर ऑप्शन डी हम टिक कर देंगे, ठीक, तो डी यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। 30 में बोल रहे हैं 7 पर्सन है, ठीक है, एम से लेके एस तक के, दे आर लिविंग इन अ 7 स्टोरी बिल्डिंग, इस तरह से रहते हैं कि लोअर मोस्ट इज नंबर 1 एंड टॉप मोस्ट इज नंबर 7। जरूरी नहीं सेम ऑर्डर में, पूछ क्या रहे हैं, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन 3 फ्लोर्स बिलो एन, एन के 3 फ्लोर्स बिलो मतलब 1 2 3, यहाँ पर कौन सा पर्सन है वो पूछ रहे हैं, 7 फ्लोर की बिल्डिंग है। अगर हम बात करें स्टेटमेंट वन की, तो स्टेटमेंट वन में हम देखो क्या निकालेंगे, 7 6 5 4 3 2 1, ये बना लिया हमने यहाँ पर फ्लोर्स, ठीक। आर लिव्स 3 फ्लोर्स अबव एम, जो आर है वो 3 फ्लोर ऊपर रहता है एम के, ठीक है। हु लिव्स एडजेसेंट टू पी, और जो एम है वो पी के एडजेसेंट रहता है। ओनली 2 फ्लोर्स बिटवीन एम एंड क्यू, एम और क्यू में 2 फ्लोर्स, एम नहीं, पी और क्यू में 2 फ्लोर्स है। द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग अबव ओ, जितने ओ के ऊपर रहते हैं उतने ही आर के नीचे रहते हैं। कंडीशन तो लिख दी, बट सेट कहाँ से करोगे, बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेंगी, तो अलोन वन से आंसर नहीं आ पाएगा। अगर हम स्टेटमेंट टू की बात करें तो स्टेटमेंट टू की कंडीशन क्या है कि जो एन है वो इवन नंबर पे रहता है, एन रहता है इवन नंबर पे, और 2 फ्लोर्स ऊपर है किससे, एस की, मतलब एस से ऐसा कुछ है। हु लिव्स 3 फ्लोर बिलो आर, जो कि आर के 3 फ्लोर नीचे, मतलब आर और एन इवन पे आएगा, और देन यहाँ पर हमारा आ जाएगा एक गैप, देन एस, ये हमें बनाना है इस तरह से। बोल रहे हैं पी लिव्स एग्जैक्टली बिटवीन आर एंड एम, जो पी है वो आर और एम के एग्जैक्टली बीच में रहता है, और एम की बात कर रहे हैं एन 2 फ्लोर्स अबव ओ, जो एम है वो 2 फ्लोर्स ऊपर है किसके, ओ के, राइट। तो इस तरह से बनेगा हमारा कुछ। अब देखो सेट कर सकते हो, हाँ, क्योंकि यहाँ पर एन पता है कि वो इवन नंबर पे है, तो हो सकता है एन कहाँ पर हो, एन 6 फ्लोर पर आ जाए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर, और एक गैप पर आ जाएगा आपका एस। आर से आपको सेम गैप पर पी और एम लेना है, तो अगर आप पी यहाँ पर लेते हो तो एक गैप पर एम यहाँ आ जाएगा, और एम क्या है, 2 फ्लोर ऊपर है, ओके, जो कि हमारा सेट हो गया। पता लग चुका है एन के 1 और 2 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एम, तो आंसर हमारा ओनली सेकंड से आ गया, मतलब ऑप्शन यहाँ पर हम बी टिक कर देंगे, बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 पर आ जाते हैं। तो यहाँ में दे रखी है एक पजल, क्या लिखा है, 7 पर्सन है, ए से लेके जी तक की बात की गई है, सेम फैमिली के विद 3 जनरेशन, 3 यहाँ पर पीढ़ियां हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप, हर कोई एक अलग एज ग्रुप का पर्सन है। नोट पॉइंट में बोल रहे हैं द एज ऑफ द हस्बैंड इज मोर देन द एज ऑफ हिज वाइफ, ठीक है, वेयर एज द एज ऑफ द पेरेंट इज मोर देन देयर चिल्ड्रन, पति की एज पत्नी की एज से ज्यादा है, और माता पिता की एज अपने बच्चों की एज से ज्यादा है, ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। आगे लिखा हुआ है सी इज द यंगर ब्रदर ऑफ डी, सी जो है वो डी का छोटा भाई है, तो हम यंगर को इस साइड बनाएंगे राइट में, तो मतलब डी क्या है, डी का भाई कौन है, सी है, मतलब सी यहाँ पर बन जाएगा, ऐसा कुछ होगा। एंड बट एल्डर देन ए, लेकिन जो सी है वो डी से बड़ा है, तो हम यहाँ पर एक रैंकिंग बना लेते हैं। बोल रहे हैं सी जो है यंगर ब्रदर है, मतलब सी छोटा है डी से, और बट एल्डर देन सी, ए मतलब जो ये है वो ए से बड़ा है, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। फिर बोल रहे हैं एफ इज एल्डर सिस्टर ऑफ ए, जो एफ है वो क्या है, सिस्टर है किसकी, ए की बड़ी बहन है, मतलब जो एफ आएगा वो ए से बड़ा आएगा, ठीक है।
फिर लिखा है ई इज द मैरिड मदर ऑफ सी। जो ई है वो क्या है, सी की मदर है, मतलब इसकी मदर भी होंगी, इसकी भी होंगी, सी की मदर है, मतलब वो क्या है, फीमेल है। तो ई जब इनकी पेरेंट है मतलब मदर है, तो वो डी और सी दोनों से बड़ी होंगी, ई यहाँ पर आएगा, दोनों से बड़ा होना चाहिए ई, ठीक है। फिर बोल रहे हैं एफ इज द, एंड यहाँ बोल रहे हैं हैज अ डॉटर एंड हैज अ सन। एक डॉटर है एक सन है, मतलब ये हो गया डॉटर, ये हो गया इनका सन। फिर यहाँ लिखा है एफ इज द मदर ऑफ जी। जो एफ है वो किसकी मदर है, जी की, मतलब एफ जो है वो जी से बड़ी होनी चाहिए, मतलब एफ जो है वो जी से कैसी है, बड़ी है होंगी, क्योंकि वो जी की मदर है, राइट। और एफ क्या है, ए की बड़ी बहन है, मतलब वो उससे ही बड़ी होंगी। अब वो बहन है और जी क्या होगा फिर इससे छोटा होगा ए से, क्योंकि वो उनके नीचे आ रहा है, मतलब जनरेशन नीचे गैप में आ रहा है, राइट। इस तरह से कुछ आ जाएगा आपका। फिर हु इज द यंगर सिस्टर ऑफ बी। जो जी है वो क्या है, सिस्टर है किसकी, बी की, यंगर है मतलब बी जो होगा वो इनसे बड़ा होगा, राइट। तो इसका मतलब ऐसा कुछ आएगा कि बी क्या है, जी से बड़ा आएगा, बी और देन जी, ये कुछ बनेगा हमारे पास। अब कनेक्ट करते हैं इसको। फिर लिखा है जी इज द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ ई। जी जो है ग्रैंड डॉटर किसकी, ई की, मतलब ई भी आपको, जो जी है वो आप यहाँ लोगे और जी की आगे यहाँ पर बी, और इस तरह से आएगी। ये क्या है, ग्रैंड डॉटर है, मतलब ये इनका कुछ मतलब सन चाइल्ड होगा जो जी है। अब ये एफ और ए यहाँ पर आ सकता है, इस तरह से कुछ आ सकता है एफ और ए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये भी पॉसिबल है, देखते हैं अभी यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पे बोल रहे हैं ए जो है वो ब्रदर इन लॉ है किसका, सी का। तो ये सेट भी हो गया भाई, ब्रदर इन लॉ सी का तब पॉसिबल है जब इसकी शादी किससे हुई हो, सी से हुई हो, इसकी भाई या बहन की। इसकी बहन की शादी किससे हो गई, सी से, तो ये हो गया ब्रदर इन लॉ इसका। एड इज एडर देन बी, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, ए की। जो ए है वो बी से बड़ा है, बी से, हाँ बी से बड़ा है, जो कि है ठीक, बात बैठ रही है हमारी यहाँ पर। फिर लिखा है द वन हु इज द सेकंड एल्डेस्ट इज 43। जो सेकंड एल्डेस्ट है वो क्या है, 43 एज का है, राइट, ठीक है। तो हम देखते हैं, अब सेट करेंगे एज वाइज इसको यहाँ पर हम। तो कितने लोग हैं, 7, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ई सबसे बड़ा है क्योंकि ई क्या हो गया, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट में आ गया। देन डी और सी की बात की गई थी, और सी यहाँ लिखा था कि जो हस्बैंड है वो वाइफ से बड़ा है, राइट। तो डी और सी, सी के बाद क्या आएगा फिर आपका एफ, देन आपका आ जाएगा ए, और फिर आपने लिया है बी, और देन आपका आएगा जी, राइट। तो ये बन गया हमारा कंप्लीट सेट एज का, मतलब एज छोटा बड़ा के हिसाब से बना लिया। अब यहाँ पर एक का, हाँ भी ये सेट नहीं है कि वो फीमेल है मेल है, कौन, बी। बी अगर हम देखें यहाँ पर तो बी क्या आ रहा है वो हम देखते हैं, कहीं कुछ लिखा हुआ हो तो देखते हैं एक बार। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो वो उससे बड़ा है, ठीक है, बी की सिस्टर है जी, ये लिखा हुआ है केवल। अच्छा यहाँ पर लिखा है जी इज द ओनली, ओनली की बात आई थी, ओनली क्या है, ग्रैंड डॉटर है, तो ये ओनली था, मतलब ये क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड एल्डेस्ट इज 43 और यहाँ बोल रहे हैं थर्ड यंगेस्ट इज 24, मतलब ये हो गया 24 एज का, राइट। तो ये बन गया हमारा कंप्लीटली यहाँ पर पजल सॉल्व हो गया, सॉल्व। आगे देखते क्वेश्चन यहाँ पर क्या हमें गिवन है। तो क्वेश्चन हमें यहाँ पर दे रखे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए और एफ की जो एवरेज एज है वो 27 है, राइट। तो ए प्लस एफ कितना आ जाएगा, 27 इंटू 4 इट इज 54 ईयर्स का आ गया। अब पूछ रहे हैं सी की एज क्या हो सकती है, सी की एज पूछ रहे हैं, ए और एफ का सम हमें पता है। तो यहाँ पर देखो क्या हमें क्या पता है ए और एफ के बारे में, ए पता है 24 है, ठीक है, 24 है ए, राइट। तो ए 24 अगर हो गया तो एफ कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 30। एफ की एज कितनी आ गई, 30 आ गई। जब एफ की एज कितनी है, 30 है, तो जो सी की एज है वो क्या है, एफ से ज्यादा है, राइट। 30 से ज्यादा, 43 से कम, यहाँ पर क्या हो सकता है, 43 से कम और 30 से ज्यादा, मतलब 34 हो सकता है। आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ पर हम करेक्ट कर देंगे। पॉसिबल एज हो गई सी की 34। बोल रहे हैं बी किस प्रकार संबंधित है डी से। अगर हम बी और डी को देखें, देखते हैं बी और डी को। बी क्या हो गया, डी का हो गया ये नेफ्यू, राइट। तो नेफ्यू के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन बी टिक कर दोगे। फिर नेक्स्ट पूछ रहे हु इज द एल्डेस्ट अमंग ऑल, सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा था यहाँ पे ई, क्योंकि वो ग्रैंड पेरेंट था, थी सॉरी। तो यहाँ पर ई आप टिक करोगे, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है जो कि है इनपुट आउटपुट का, और हमें सॉल्व क्या करना है, सॉल्व हमें ये वाला स्टेप यहाँ पर करना है। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या हमें स्टेप्स दे रखे हैं, क्या क्या लॉजिक लगा रहा है, फिर हम उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हमें देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, 46 लिखा हुआ है, ठीक है, 34 लिखा हुआ है, 58 49 67। तो 4 का देखो, फर्स्ट तो 4 ही आ रहा है सब में, 3 का 3 आ रहा है, 5 का 5 ही आ रहा है, 4 का 4 ही आ रहा है, और 6 का 6 ही आ रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या किया गया है, देखो ध्यान से इसको। फिर यहाँ पर 6 को लिखा गया है 42, जो सम करने पर 6 आ रहा है। फिर 31 सम करने पर 4 आ रहा है, 53 सम करने पर 8 आ रहा है,
45 सम करने पर 4 आ रहा है, 61 और सम करने पर 6 आ रहा है, 7 आ रहा है। मतलब क्या किया गया है, मतलब 4 को दोबारा लिखा, फिर क्या बचा उसमें से कर दो माइनस, 6 में से 4 के बचे 2 तो आप 2 लिख दो। 3 को दोबारा लिखो और फिर माइनस करो, कितना बचा वो यहाँ लिख दो। 5 को दोबारा लिखो, कितना बचा, 8 माइनस 5 इज 3 तो 3 दोबारा लिख दो। 4 को फिर से लिखो और 9 माइनस 4 करोगे 5 आ जाएगा। 6 को फिर से लिखा, माइनस करोगे 1 आ जाएगा। तो आपको फर्स्ट समझ में आ गया स्टेप क्या करा है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या किया गया है, पहले तो 2 और 2 लिखोगे, क्या बचेगा, फिर 4 बचेगा, फिर 3 3 लिखोगे, बचेगा कितना 4। 7 माइनस 3 हम कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे 6 6, यहाँ बचेगा 4, यहाँ लिखेंगे 5 5 बचेगा कितना 3, यहाँ लिखेंगे 4 4 बचेगा कितना 1। तो ये हमारा आ गया। अब स्टेप 2 में हम देखते हैं क्या किया गया है। स्टेप 2 में अगर हम देखें तो 4 भी सेम लिखा है, 2 भी सेम लिखा है, मतलब फर्स्ट और लास्ट डिजिट सेम लिखी है सब में। बीच वाले डिजिट को 1 से बाइफिकेट किया गया है, मतलब 1 कम कर दो और क्या बचेगा 31। अगर हम 1 से उसको हटाते हैं, 1 से हम इसको दोनों को अगर हम लिखते हैं 2 फैक्टर्स में, तो 4 में आप लिखोगे 3 1, यहाँ लिखोगे 2 1, यहाँ लिखोगे 4 1, यहाँ लिखोगे 3 1, इस तरह से किया गया, राइट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऐसे ही लास्ट ऐसे ही, इसको करोगे आप 1 1, इसको क्या लिखोगे 3 ऐसे ही, 4 ऐसे ही लिखोगे लास्ट वाला, 2 और 1, यहाँ पे लिखोगे 6 ऐसे ही, 4 ऐसे ही, इसको लिखोगे 5 और 1, फिर क्या लिखोगे 5 ऐसे ही, 3 ऐसे ही, यहाँ लिखोगे 4 और 1, फिर क्या लिखोगे 4 ऐसे ही, 1 ऐसे ही, 3 और 1। इस तरह से आप 1 के हिसाब से उसको बाइफिकेट कर लोगे। ठीक है, स्टेप 3 पे आ जाते हैं। स्टेप 3 में देखो क्या क्या गया है, फिर से देखते हैं। यहाँ पर 4 3 सेम है और यहाँ पर फिर क्या किया गया है देखो। अच्छा, मतलब ये जो 4 और 3 है, ठीक है, 4 3 2। अच्छा, लास्ट वाले जो डिजिट है उसको दोबारा लिखा गया, आई थिंक ऐसे कुछ किया गया है। 4 3 सही है, 3 2 3 2 सब में आ रहा है, 5 4 आ रहा है, देन क्या आ रहा है 4 3 ठीक है। तो ये दो दो डिजिट तो सेम आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया है, उसके बाद यहाँ पर 2 लिखा है, देन यहाँ पर 1 और 2, लास्ट डिजिट 1 और 2 सेम है, 1 और 1 सेम। अच्छा, मतलब शुरू के 2 डिजिट सेम है, लास्ट के सेम है, बस बीच में नंबर बढ़ाया गया है एक। वो क्या बढ़ाया गया है, वो बढ़ाया गया है फर्स्ट और लास्ट को माइनस करके। 4 और 2 2 आ जाएगा, 3 और 1 2 आ जाएगा, 4 और 3 2 आ जाएगा, 5 और 4 1 आ जाएगा, 5 और 1 5 आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गया हमें। बनाते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या किया गया है, लास्ट और ये सेम लिखनी है, बीच का क्या करना है आपको माइनस करना है। 4 माइनस 2 इज 2 आ जाएगा, राइट। तो 2 1 2 1 4 हो गए। ऐसे यहाँ पर 32 लिखोगे, 14 लिखोगे, 4 माइनस 3 करोगे आप, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, राइट। तो 3 2 1 1 4 हो गया। फिर क्या है 65, देन 1 और 4 कर दो माइनस, 6 माइनस 4 इज 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 लिख देंगे। यहाँ पर क्या क्या किया गया है 54, देन 1 3 कर दो माइनस, 5 और 3 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या किया गया है 43 एंड देन 1 1 और करोगे माइनस, 4 माइनस 1 इज, यहाँ पर आ गया आपका 3, राइट। तो आप स्टेप 3 पर पहुंच चुके हो। स्टेप 4 की अगर हम बात करें, देखते हैं क्या किया गया है। स्टेप 4 में आपका देखो ध्यान से, 2 2 4 3 2 1, ओके। तो ये 4 3, तो मुझे लग रहा है इतना तो नंबर सेम ही है 4 3 2। यहाँ पर देखो, मतलब ये फर्स्ट जो डिजिट है 3 वो यहाँ पर सेम आ रही है 4 3 2, यहाँ पर है 3 2 2, यहाँ पर 3 2 2 आ गया। अच्छा, 1 भी तो है सेम, देखो 4 3 2 1, इतना अगर हम यहाँ पर देखें ध्यान से, इसको क्या किया गया है देखो, 4 3 2 1, ये जो लास्ट डिजिट लिखा है वो यहाँ पर सेम आ गया है 4 3 2 1। 3 2 2 1 लास्ट में सेम आ गया, 5 4 2 1 5 4 2 1, 4 3 1 1 4 3 1 1 सेम आ रहा है, 5 6 5 5 1 6 5 5 1। बट जो लास्ट डिजिट है उसको लिख दिया है पहले, वो भी डबल करके, पहले डबल करके, पहले डबल करके लिखा गया है। पहले लिखो डबल कर दो, 2 बार लिख दो, मतलब यहाँ पे सेम करो, 4 4 लिख दो, देन 2 1 2 1, ठीक है। 4 4 2 1 2 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 4 3 2 1 1, यहाँ पे कितना आ गया 4 4 6 5 2 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 3 5 4 3 और 1। उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 1 4 3 3 और 1। तो इस तरह से हम स्टेप 4 पर पहुंच गए। अब बात आती है स्टेप 5 की। स्टेप 5 में बहुत छोटा नंबर है, मतलब क्या क्या है, या तो प्लस किया होगा या मल्टीप्लाई किया होगा, ठीक है। तो पहले प्लस करके देख लेते हैं, मल्टीप्लाई तो बहुत लंबा जाएगा इनका। प्लस अगर हम करें तो 2 और 2 4, 4 प्लस 4 इज 8, 8 प्लस 3 इज 11, 11 प्लस 2 इज 13 एंड 13 प्लस 1 इज 14, राइट। तो यहाँ पर 14 आ रहा है और उसका डबल लिखा दिख रहा है मुझे, मल्टीप्लाई 2 से की गई है। यहाँ पे चेक करते हैं 1 और 1, 2 2 प्लस 3 इज 5, 5 प्लस ये 5 है 10 है, तो मल्टीप्लाई किससे की गई है 1 से की गई है। यहाँ पर देखिए अगर हम, तो इसमें यहाँ पर देख लेते हैं लास्ट, 1 और 1 2 एंड 6 एंड 5 इज 11 एंड प्लस 2 इज 13, 13 प्लस 6 इज
19 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई किससे की गई है? 1 से की गई है। मतलब कोई फिक्स नहीं है किससे मल्टीप्लाई करनी है, बट हाँ एक तरीका है, मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है फर्स्ट डिजिट से की गई हो। यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 2 है, यहाँ पर फर्स्ट डिजिट 1 है, यहाँ पर फर्स्ट डिजिट 1 है, तो मल्टीप्लाई मोस्ट प्रोबेबली 1 से की गई है, मतलब फर्स्ट डिजिट से की गई है। क्या करना है आपको? सम करना है, देन आपको मल्टीप्लाई कर देनी है फर्स्ट डिजिट से कर देनी है, ठीक है। एक बार हम इसको रीचेक करेंगे बाय द फोर्थ नंबर। यहाँ पर क्या है? 5 5 10, 10 प्लस 4 इज 19, 19 प्लस 3 इज कितना हो जाएगा? 21, 21, 22, 23, राइट। ये आ रहा है 5 5 10, 4 14, 15 16 17 18 19, 19 आ रहा है। 19 क्या मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो आपको मिल जाएगा 95। हाँ ये ठीक है, आपका सम करो फिर मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट डिजिट से, राइट। तो देखो यहाँ पर कैसे निकालेंगे स्टेप 5 को। मल्टीप्लाई करते पहले प्लस कर लेते हैं। 4 4 कितना हो गया? 4 4 8 10 11 12 13 14, 14 और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा, राइट। यहाँ पर 4 और 4 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे आपको आ जाएगा 60। 4 और 4 8, 8 9 10, 10 ये हो गए और ये हो गए 12। 10 और 12 कितने हो गए यहाँ पे आपके पास? 22। 22 इंटू 4 करोगे आपको मिल जाएगा 88, ठीक है। यहाँ पे प्लस करो, 3 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 इज 10, 10 प्लस 5 इज 15, 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 इंटू 3 आप करोगे तो आपको मिल जाएगा 20। एक मिनट फिर से चेक कर लेते हैं। तीनों तीन 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 इंटू 3 आपको करना है तो यहाँ मिल जाएगा आपको 54। यहाँ पर आप करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 और 1, 1 और 1 यहाँ पर 2 हो गया, 4 यहाँ पर 6 हो गया, 6 के बाद आप यहाँ पर कितना आ गया? 6 और 7 मतलब 13, 13 इंटू 1 आप करोगे तो 13 ही आ जाएगा, राइट। तो ये आपका हो गया पूरा सॉल्व, इनपुट आउटपुट। इसके कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, वो आप खुद से सॉल्व कर लेना और आंसर बता देना कमेंट सेक्शन में क्या आ रहा है। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया किस तरह आपको इसको सॉल्व करना था। ये है आप पूरा आपका लॉजिक समझ में आना चाहिए, वो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। आप इसके आंसर तो इजीली यहाँ पर पुट कर ही लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या दे रखी है हमको? एक पजल। देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे इसको। यहाँ लिखा हुआ है 8 पीपल हैं जो कि पी क्यू आर एस सी यू वी डब्ल्यू एक्स, ये बॉर्न इन 4 डिफरेंट मंथ, जनवरी अप्रैल जुलाई और अगस्त सॉरी अक्टूबर ऑफ 2009 2010 में पैदा हुए हैं। 4 महीने हमें दे रखे हैं, 2 साल दे रखे हैं, ठीक है। ओनली 1 पर्सन इज बोर्न इन द मंथ ऑफ द गिवन ईयर बट नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर। ऑल द पर्सन बिलोंग टू अ डिफरेंट कंट्रीज, हर कोई पर्सन एक डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करता है, ठीक है। तो भाई बना लेते हैं इसको, यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं। तो वो 4 मंथ है, क्या क्या है? जनवरी है, देन क्या था? अप्रैल था, उसके बाद जुलाई है और है अक्टूबर। तो ये सेम दोबारा रिपीट हो जाएंगे कि यहाँ पर 2 साल दे रखे हैं, जनवरी अप्रैल फिर जुलाई और देन यहाँ पर अक्टूबर, ठीक है। तो पहला 2009 में की बात कर रहे हैं, फिर आपको 2010 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि जो x है, x इज बोर्न द मंथ हैविंग द इवन नंबर ऑफ डेज। इवन नंबर ऑफ डेज मतलब 30 डेज की बात कर रहे हैं। जैन में होते हैं 31 डेज, अप्रैल में होते हैं 30 डेज, जुलाई में 31 डेज होते हैं और अक्टूबर में 31 डेज होते हैं, राइट। ऐसे ही सेम यहाँ पर सेम चलेगा, 30 डेज 31 डेज और अक्टूबर 31 डेज, राइट। अब x की बात कर रहे हैं, x जो है वो कहाँ पर है? इवन नंबर में, मतलब या तो अप्रैल में होगा 2009 में या फिर अप्रैल में होगा 2010 में, दो जगह यहाँ पर पॉसिबल है अप्रैल एक्स के हिसाब से, ठीक है। तो हम यहाँ पर 2 केसेस बना लेते हैं और हम इसको सेट करेंगे फिर, ठीक है। एक केस इधर एक केस इधर, लाइंस बनाते हैं ताकि गलत ना हो जाए। इतना काम आपको भी रफ शीट पे करना पड़ेगा क्योंकि आपको भी प्लेन शीट ही मिलेगी वहां पर, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो एक बार तो केस ये बन रहा है कि अप्रैल में हो एक्स, ठीक है, और एक केस ये बन रहा है कि कहाँ पर हो 2010 में हो एक्स, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन बिफोर एक्स इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न आफ्टर द जापान, जो बिलोंग्स करता है जापान से, मतलब एक्स से पहले जापान के बाद सेम नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पर हैं, ठीक है। ओके तो यहाँ पर क्या हो गया? जापान यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक गैप पर, ठीक है, और इस वाले गैप में जापान का आ जाएगा 1 2 3, जापान हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, सेट हो गया। फिर क्या बोल रहे हैं? ओनली 1 पर्सन इज बॉर्न बिटवीन पी एंड द वन हु बिलोंग्स टू जापान हु बॉर्न आफ्टर पी, पी के बाद एक गैप पर जापान है, मतलब एक गैप पर पी यहाँ आ जाएगा, इसमें एक गैप पर पी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। फिर क्या लिखा है? द वन हु बिलोंग्स टू जापान एंड द वन हु बिलोंग्स टू रशिया वर बॉर्न द सेम मंथ, जापान और रशिया जो है वो सेम मंथ में है। अब देखो सेम मंथ में बात कर रहे हैं, जापान जुलाई में है तो रशिया भी कहाँ पर हो जाएगा? फिर जुलाई में हो जाएगा, ठीक है। तो रशिया यहाँ पर आ जाएगा और दोनों केस में जापान जुलाई में ही है तो रशिया यहाँ पर भी जुलाई में ही आ जाएगा, सेम मंथ की बात कर रहे थे इसलिए। बोल रहे हैं आर एंड डब्ल्यू
वर बॉर्न इन द सेम मंथ, आर डब्ल्यू सेम मंथ में बॉर्न होते हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं आर एंड डब्ल्यू। एक बार चेक करेंगे हम, तो सेट भी कर सकते हैं सेम मंथ। देखो जनवरी में तो पी आ चुका है, तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। अप्रैल में एक्स आ चुका है, पॉसिबल नहीं है। जुलाई में आ सकता है और अक्टूबर में आ सकता है, ठीक है। तो इसमें देखो जैन में पॉसिबल नहीं है, अप्रैल में पॉसिबल है, जुलाई अक्टूबर में पॉसिबल है। तो सेम मंथ की जगह हम जुलाई और अक्टूबर ही लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे जुलाई और अक्टूबर, जुलाई एंड अक्टूबर, ठीक है। फिर हमको बोल रहे हैं ओनली 4 पर्सन्स वर बॉर्न बिटवीन डब्ल्यू एंड द वन हु बिलोंग्स टू फ्रांस। चार लोग हैं फ्रांस और डब्ल्यू के बीच में, राइट। तो लिख लेंगे डब्ल्यू एंड 4 का गैप, यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्रांस आ जाएगा, ठीक। फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द वन हु बिलोंग्स टू फ्रांस इज बॉर्न द हैविंग ऑड नंबर ऑफ डेज। जो फ्रांस है वो 31 डेज वाले मंथ में बॉर्न होता है, ठीक है। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पर एक बार सेट करने की। यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो एस है वो बॉर्न हुआ है बिफोर जुलाई 2009। 2009 से पहले अगर आप जुलाई में देखो तो यहाँ पर केवल जनवरी ही खाली है, मतलब यहाँ पर एस यहाँ आ जाएगा। इसके हिसाब से एस कहाँ आएगा, एस आएगा जुलाई से पहले अप्रैल में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये अप्रैल में हुआ, यहाँ जनवरी में सेट हो गया। बोल रहे हैं 1 पर्सन इज बॉर्न बिटवीन एस एंड इसराइल। तो 1 पर्सन के गैप पर इसराइल, देखो यहाँ पर एस से के गैप पर रशिया आ चुका है, मतलब इस केस में तो पॉसिबल नहीं है रख पाना, ठीक है। मतलब ये वाला केस तो गलत हो गया आपका। यहाँ पर एस के गैप पर आपको रखना है इसराइल, तो आप इसराइल यहाँ पर रखोगे, ठीक है। फिर लिखा हुआ है क्या, फिर द वन हु बिलोंग्स टू ब्राजील इज बॉर्न वन ऑफ द मंथ बिफोर एस। एस से पहले केवल एक ही मंथ है, वहां पर क्या आ जाएगा आपका, ब्राजील सेट हो गया। फिर बोल रहे हैं क्यू एंड द वन हु बिलोंग्स टू ब्राजील आर बॉर्न इन द सेम ईयर। सेम ईयर में बॉर्न होता है कौन, क्यू और ब्राजील, राइट। तो मतलब 2009 में ही आपको क्यू लेना है, ठीक है। और फिर क्या लिखा हुआ है, टी एंड वी डू नॉट बॉर्न इन द सेम मंथ। टी और जो वी है वो क्या है, सेम मंथ में, डिफरेंट मंथ में बॉर्न हुए हैं, डिफरेंट मंथ में बॉर्न हुए हैं, ठीक है। द वन हु बिलोंग्स टू कटर इज बॉर्न एटलीस्ट 6 मंथ्स बिफोर वी। वी से पहले कम से कम 6 महीने पहले बॉर्न हुए, बट अप्रैल में नहीं। तो वी से 6 महीने आप पहले जाओगे, 6 मंथ पहले। तो कौन बॉर्न हुआ है, जो कि कटन से बिलोंग करता है, और ये जो है वो अप्रैल में नहीं है, मतलब ये अप्रैल में नहीं आएगा, ठीक है। बोल रहे हैं टी ब्राजील नहीं है, तो टी वैसे भी नहीं है, पी ब्राजील है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर्सन हु बिलोंग्स टू चाइना एंड कटर डू नॉट बॉर्न इन डिफरेंट ईयर्स। मतलब चाइना और कटर के अलग अलग मंथ में नहीं, अलग अलग ईयर में नहीं है, मतलब चाइना और जो कटर है वो सेम मंथ में आएगा। सेम, सॉरी मंथ नहीं, ईयर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ लिख लेंगे इसको हम, कटर एंड चाइना जो है वो सेम ईयर में है। तो पहली बात देखो, जो 2009 का ईयर है उसमें आपके पास जगह ही नहीं बची है, केवल एक ही जगह दिख रही है आपको, दो लिखने की तो जगह नहीं। मतलब ये जो चाइना और आपका कटर है वो 2010 में आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स ये हो गया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आर और डब्ल्यू की, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पर अगर हम इसको सेट करना चाहें, चाइना और कटर जो है वो 2010 में होना है, मतलब यहाँ पर जनवरी में या फिर अप्रैल में कहीं ना कहीं कुछ होगा, ठीक है। अगर अगर हम कटर को अप्रैल में लेंगे तो 6 महीने, कम से कम 6 महीने बाद आपको लेना है क्या, वी, राइट। तो अप्रैल में बॉर्न हुआ है, मतलब 6 महीने बाद आप लोगे, तो कम से कम 6, मतलब ज्यादा आपको 7 महीने लेने पड़ेंगे। अप्रैल होता है 4th मंथ, 7 महीने आपका गैप लोगे तो आपका आएगा नवंबर। नवंबर गिवन ही नहीं है, दैट मीन्स कटर यहाँ आ जाएगा आपका। और जनवरी से आप 6 मंथ का गैप लोगे तो आप जुलाई के बाद ही आओगे, क्योंकि 6 मंथ, 7 मंथ जुलाई हो गया, फरवरी, उसके बाद आपका आ जाएगा क्या, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। 6 के बाद आपका जुलाई के बाद ही आएगा, मतलब वी यहाँ पर आ जाएगा, चाइना आपका यहाँ पर सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया कतर, वी और चाइना, ये तो आप सेट कर चुके, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है आगे, अगर हम बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस 31 डेज वाले मंथ में है, तो अप्रैल बचा हुआ है वो 30 डेज है, तो फ्रांस कहाँ जाएगा, फ्रांस लास्ट में आ गया। फ्रांस और डब्ल्यू में कितना गया है, 4 का, 1 2 3 4, तो 4 डब्ल्यू आ गया जापान पे। अब डब्ल्यू और जो आर है वो सेम मंथ में था, डब्ल्यू कहाँ जुलाई में आया है, तो डब्ल्यू है यहाँ पर आप आर ले लोगे जो कि जुलाई में ही आएगा, ठीक है। अब बचा क्या है आपका, टी और वी डिफरेंट मंथ में, तो वी कहाँ पर है, अक्टूबर में, तो टी अक्टूबर में नहीं होगा, टी कहाँ हो जाएगा, जनवरी में, राइट। बचा क्या है आपके पास, क्यू, तो क्यू आप यहाँ रख दोगे, ये हो गया आपका सॉल्व यहाँ पर पजल, ठीक है। और एक कोई वो रह गया कंट्री, वो देख लेते हैं वो क्या बची हुई है। कंट्री का नाम दे रखा था क्या हमने कुछ और, आई थिंक कंट्री का नाम नहीं दे रखा इसमें, कहीं पर भी आया तो नहीं था, और स्टार्टिंग में लिखा भी नहीं था, एक बार चेक कर लेंगे लिखा था क्या, नहीं लिखा हुआ था, राइट। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस क्या दे रखे हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं, आर इज बॉर्न डैश मंथ बिफोर और आफ्टर द वन हु बिलोंग्स टू ईरान। अच्छा, ईरान की बात करें, यहाँ पर एक मंथ एक और आया कंट्री जो कि ईरान है, ईरान ही नहीं दिखा रखा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ईरान आ जाएगा।
अब बोल रहे हैं कि जो ईरान है और जो आर है वो कितने महीने के बाद बॉर्न, कितने महीने के बाद बिलोंग करता है, कितने महीने के बाद वो जाता है, अगर सेम कंसिडर बॉर्न बोथ बॉर्न इन सेम ईयर, अगर सेम ईयर में बॉर्न हुए हैं तो। ठीक है, तो देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। ईरान के बाद 1, 2 और ये हुआ है जुलाई में, राइट। और अप्रैल से आपको जुलाई में आना है, तो अप्रैल मई जून जुलाई, क्योंकि सेम ही आपको काउंट करना है, तो 3 महीने के बाद हुआ है, 3 महीने के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन डी टिक करोगे, क्योंकि आपको सेम ईयर काउंट करना था इसलिए। फिर नेक्स्ट पूछ रहे हैं हाउ मेनी पर्सन्स बॉर्न बिटवीन द वन हु बिलोंग्स टू कतर एंड द हु बिलोंग्स टू फ्रांस, इसके बीच में कितने पर्सन्स बॉर्न हुए हैं कतर और फ्रांस के बीच में। ठीक है, तो देखते हो कतर कहाँ लिखा है और फ्रांस, दो ही हुए हैं, तो दो के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन सी टिक कर दोगे। ठीक है, तो सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर बोल रहे हैं इसमें से कुछ ग्रुप बन रहा है, बताओ कौन से ग्रुप में नहीं आ रहा है, वो बताना है हमें। पी कतर और वी इसराइल। ठीक है, तो पी कतर, ठीक है, ओके, वी इसराइल, ठीक है, 1, 2, 3 गैप पर है, और ये 1, 2, 3 गैप पर, दोनों सेम है, 3 गैप पर आ रहे हैं। एस ईरान और डब्ल्यू रशिया। एस ईरान नहीं, एक तो ये तो इसका ही बता दिया एस ईरान का, तो वही अलग हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी जो हो गया वो अलग हो गया, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आप टिक करोगे। फिर यहाँ पूछ रहे हैं हु इज जस्ट बॉर्न बिफोर द वन हु बिलोंग्स टू ब्राजील, जस्ट पहले कौन बॉर्न हुआ है ब्राजील के। जस्ट पहले अगर हम ब्राजील से देखें तो कौन बॉर्न हुआ है, कोई भी नहीं बॉर्न हुआ है, मतलब यहाँ पर ऑप्शन बी टिक कर दोगे, नो वन इज देयर, राइट, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछ रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है रिगार्डिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन। वी एंड टी और वी बॉर्न इन डिफरेंट ईयर्स, टी और वी डिफरेंट ईयर्स में बॉर्न होते हैं, टी और वी की अगर हम बात करें नहीं सेम ईयर में बॉर्न है, मतलब ये तो गलत है। क्यू बॉर्न बिफोर आर, क्यू आर से पहले बॉर्न होता है, क्यू आर से पहले, हाँ ये सही है, तो क्यू आर से पहले है। एक्स बिलोंग टू चाइना, एक्स चाइना से बिलोंग करता है, हाँ ये भी करेक्ट है, तो यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड एंड थर्ड मतलब ऑप्शन सी हम करेक्ट कर देंगे, बोथ सेकेंड एंड थर्ड इज ट्रू, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43 पर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है क्रिटिकल रीजनिंग के, पढ़ते हैं सॉल्व करते हैं इसको। पहला बोल रहे हैं स्टेटमेंट, हिंदी में पढ़ेंगे, शहर को पानी की आपूर्ति करने वाली सभी झीलों के जल स्तर में महत्वपूर्ण गिरावट आई है। प्रदूषण, वर्षा की कमी और अपर्याप्त रखरखाव के कारण झील से सूखने के कई कारण से झील सूख गई है। साथ ही इन झीलों का उपयोग बड़े पैमाने पर यहाँ रहने वाली पशु पक्षी द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब इसके लिए क्या कदम उठाएगा, क्या कोर्स ऑफ एक्शन था। यहाँ बोल रहे हैं झील की जो झील का पानी है उसमें कमी आ गई है, और इसका जो उपयोग है वो वहां पर रहने वाले पशु पक्षियों के द्वारा ही किया जाता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला कारण क्या बोल रहे हैं, जल आपूर्ति प्राधिकरण को स्थिति से निपटने के लिए आपूर्ति में आंशिक कटौती करनी चाहिए। मतलब जो यहाँ पर ये बोल रहे हैं द वाटर सप्लाई अथॉरिटी शुड इम्पोज अ पार्शियल कट इन सप्लाई ऑफ टैकल द सिचुएशन, मतलब जो उसकी स्थिति में कमी आ गई है उससे निपटने के लिए उसकी आपूर्ति में आंशिक कटौती करनी चाहिए, मतलब जो उसकी पार्शियल कट करना चाहिए, हाँ बिल्कुल करना चाहिए, तभी वहां पर पानी की कमी कम हो सकती है। फिर बोल रहे हैं सरकार को मास मीडिया के माध्यम से सभी निवासियों के जल के कम से कम उपयोग की अपील करनी चाहिए, ये बात भी सही है, क्योंकि अगर लोग हम मास मीडिया के द्वारा बता देंगे, लोगों तक पहुंचा देंगे कि आप लोग पानी कम यूज करो वहां का, तो पानी कम यूज होगा और जो पशु पक्षियों के द्वारा यूज किया जा रहा है वो ज्यादा वहां पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम तो पानी और कहीं से भी ले सकते हैं, बट पशु पक्षी जो झील में रह रहे हैं वो तो वहीं से पानी लेंगे ना। और इसका मतलब क्या है, दोनों ऑप्शन जो है, दोनों कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पर ऑप्शन ई हम करेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है आपको, लॉजिकली आंसर फाइंड आउट करना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44 में। स्टेटमेंट और अजम्पशन दे रखा है हमको, ठीक है, पढ़ते हैं हिंदी में क्या लिखा हुआ है। अदालत ने पेट्रोलियम और सुरक्षा विस्फोटक संगठन से आतिशबाजी की नैदानिक संरचना की समीक्षा करने के लिए कहा, विशेष रूप से एल्यूमिनियम सामग्री को कम करने के संबंध में, और 2 सप्ताह के भीतर इस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। मतलब अदालत ने कहा है कि जो पेट्रोलियम सुरक्षा विस्फोटक संगठन है, जहाँ पर सुरक्षा विस्फोटक संगठन बनाया गया है, उससे कहा गया है कि वो आतिशबाजी की संरचना करी और उसकी समीक्षा करने के लिए कहा, और ये भी बोला गया है कि एल्यूमिनियम सामग्री को कम करने के संबंध में 2 सप्ताह के अंदर उस पर एक रिपोर्ट भी हमें पेश करे। ठीक है, तो क्या इसका अनुमान, मतलब क्या सोचकर अदालत ने ऐसा बोला होगा, क्या उससे इस स्टेटमेंट को बोलने से पहले क्या एज्यूम किया होगा, हमें वो बताना है। पढ़ते हैं पहले बात क्या लिखी गई है कि अदालत ने पटाखों के हानिकारक प्रभावों के बारे में जनता को सूचित करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने की जिम्मेदारी दी है। तो भाई ये बात तो यहाँ पर करी नहीं गई है, यहाँ पर ये बोला गया है कि आप एक रिपोर्ट बता दीजिए हमें और समीक्षा करने को कहा गया है, लेकिन ये तो नहीं बोला कि जन जागरूकता अभियान चलाया गया, तो ये तो बिल्कुल गलत है, यहाँ पर ये एज्यूम नहीं किया गया होगा। फिर बोल रहे हैं पटाखों को अकेले दिवाली के दौरान प्रदूषण का कारण नहीं माना जा सकता, इसके परिणाम स्वरूप एक पूरे उद्योग को बंद नहीं करना
जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि अन्य कारक जैसे वाहनों का प्रदूषण, निर्माण, धूल और फसल के अवशेषों को जलाना भी दिल्ली में प्रदूषण के कारण के लिए एक बड़ा योगदान है। तो भाई यहाँ पर ये बात तो करी नहीं गई है कि प्रदूषण का कारण क्या है, बस उन्होंने ये बताया गया कि आप रिपोर्ट दे दो। इससे पहले ये तो अंजुम नहीं किया, ना ही उन्होंने किसी उद्योग को बंद करने की बात की गई है, मतलब ये भी यहाँ पर गलत है। तो दोनों यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहे हैं, दोनों ही इम्प्लिसिट नहीं हो पा रहे हैं, मतलब ऑप्शन यहाँ पर हम डी टिक करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको पढ़ के सॉल्व करने होते हैं लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 45 पर आ जाते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 की बात की गई है। बोला है कोई एक कोर्स है, कोई एक उसका इफेक्ट है, बताना है कौन सा कोर्स कौन सा यहाँ पर इफेक्ट है। ठीक है, तो अगर कोज है और कॉज है इफेक्ट है तो आप स्टेटमेंट 1 टिक करोगे, अगर 2 कॉज है तो स्टेटमेंट बी टिक करोगे, और दोनों ही इंडिपेंडेंट कॉजेज दे रखे हैं, अगर कोई किसी से संबंध नहीं स्थापित कर पा रहा है तो सी टिक कर देंगे। बोथ ही कॉजेज हैं तो हम बोथ ही इंडिपेंडेंट कॉजेज हैं, बोथ आर इफेक्ट है, सॉरी इफेक्ट है उसके, तो हम डी टिक करेंगे। और कोई कॉमन कॉज है तो हम यहाँ पर दोनों में कॉमनली बात आ रही है तो यहाँ पर हम ई टिक करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। पिछले कुछ महीनों के दौरान शहर में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाओं में अत्यधिक वृद्धि हुई है। भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा भारतीय महिलाओं के खिलाफ की गई शारीरिक या यौन हिंसा को संदर्भित करती है, आमतौर पर एक पुरुष के द्वारा। भारत में महिला के खिलाफ हिंसा के सामान्य रूपों में घरेलू दुर्व्यवहार, यौन उत्पीड़न और हत्या जैसे कृत्य शामिल हैं। ठीक है, पढ़ लिया, समझ में आगे क्या बात बोल रहे हैं। आगे पढ़ेंगे, लिखा हुआ है स्टेटमेंट 2 में, पुलिस प्राधिकरण और उन अपराधियों को पकड़ने में असमर्थ रहा है जो महिलाओं के खिलाफ अपराध कर रहे हैं। आमतौर पर ये कृत्य देश में मौजूद लंबे समय से चली आ रही लैंगिक असमानताओं के परिणाम स्वरूप पुरुषों द्वारा किए जाते हैं। तो भाई यहाँ पर ये एक कॉज लग रहे हैं, कोई इनका कारण है, किसी वजह से हो रहे हैं, बट कोई इनका इफेक्ट तो नहीं लग रहा कि ये इसका इफेक्ट है। और ये क्या है, दोनों अलग अलग बातें हैं। एक में बताया गया है कि महिलाओं को घरेलू हिंसा में घरेलू हिंसा शामिल है, और एक में बोल रहे हैं कि पुलिस अपराधियों को पकड़ने में असमर्थ रहा है। तो भाई यहाँ तो ये बात करी नहीं गई कि पुलिस पकड़ेगी उन्हें या कुछ भी होगा, बस ये बताया गया है, एक कॉज दिया गया है कि भाई वहां पर घरेलू हिंसा के रूप में उन पर दुर्व्यवहार हो रहे हैं या फिर उनमें घटनाएं बढ़ गई हैं। दूसरे पॉइंट में बोल रहे हैं कि पुलिस प्राधिकरण जो है वो उनको पकड़ने में असमर्थ है। दोनों बातें इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही हैं, मतलब यहाँ पर ऑप्शन सी हम टिक करेंगे। दोनों एक कॉज लग रहे हैं और इंडिपेंडेंट कॉज लग रहे हैं, मतलब यहाँ पर ऑप्शन सी हम टिक करें कि कोई भी किसी पे डिपेंड नहीं है, कोई भी कॉमन कॉज की बात नहीं की गई है। देखने में लग रहा है कि दोनों में हमने महिलाओं के बारे में बात की, बट आप ध्यान से दूसरा वाला पढ़ो, उसमें कहीं पर भी यौन उत्पीड़न या फिर घरेलू हिंसा के बारे में बात नहीं की गई। हमें बोला गया है लैंगिक असमानताओं के कारण ऐसा हो रहा है, दोनों बातें अलग अलग हैं। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन 46 पर। क्या बोल रहे हैं इसमें, इसमें लिखा है सिगरेट भारत में तंबाकू की खपत का मात्र 20% है और 200 मिलियन तंबाकू उपयोगकर्ताओं में से 15% से कम उपयोगकर्ता सिगरेट का सेवन करते हैं। फिर भी ये 15% तंबाकू क्षेत्र के से राजकोष में लगभग 90% कर राजस्व को योगदान करते हैं। दंडात्मक सिगरेट कराधान व्यवस्था ने कर आधार का संगीन कर रखा है, मतलब इसको बहुत कम कर रखा है, और करों को कम करने का इस आधार का विस्तार होगा। पूछ रहे हैं which of the following assumption is best bolster of the fact of reducing duties will expand the tax base। पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा तथ्य जो है सर्वोत्तम पुष्टि करता है शुल्क को कम करने की से कर आधार का विस्तार होगा। बोल रहे हैं कौन सा assumption यहाँ पर फॉलो कर रहा है कि जो अगर हम शुल्क कम कर दें तो उसका कर जो होगा वो आधार का विस्तार हो, कर आधार मतलब टैक्स बढ़ेगा। ठीक है, शुल्क कम करने से टैक्स बढ़ेगा, ऐसा कौन सा यहाँ पर assumption होगा। तो पहले में हमको बोल रहे हैं कि सिगरेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने आक्रामक तरीके से प्रचार करने का फैसला लिया है। तो ये तो कोई बात नहीं भाई, अगर वो प्रचार भी करेंगे तब भी शुल्क कम करने से, यहाँ पर शुल्क कम करने की बात तो की नहीं गई, प्रचार करने की बात की गई है, तो ये तो यहाँ पर अज़म नहीं किया गया होगा। फिर बोल रहे हैं इस बात की संभावना है कि अगर सिगरेट की कीमतों में कमी की जाए तो तंबाकू उपभोक्ता सिगरेट पीने की ओर रुख करेंगे। हाँ, ये बात सही है, आप शुल्क कम करोगे तो लोग और पिएंगे, तो आप टैक्स बेस इंक्रीज या एक्सपेंड कर सकते हो। यहाँ पे बोला भी है ना, शुल्क कम करने से कर आधार का विस्तार होगा, कम करोगे तब लोग और पिएंगे तो आप टैक्स का बेस एक्सपेंड कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है, सही लग रहा है। अभी हमें थर्ड वाला पढ़ते हैं, सबसे सही रहेगा, हम वो टिक करेंगे। लिख रहे हैं सिगरेट विनिर्माता शुल्क घटाने की पैरवी कर रहे हैं, मतलब जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि आप शुल्क घटाने की बस पैरवी कर रहे हैं, अभी घटा नहीं रहे हैं।
ठीक है, तो ये भी कुछ कुछ सही लग रहा है। आगे बढ़ेंगे, लिखा हुआ है फोर्थ में लिखा हुआ है गैर सिगरेट तंबाकू पर कर्तव्यों में वृद्धि से सिगरेट धूम्रपान के पक्ष में बदलाव हो सकता है। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ, ये यहाँ पर सेट नहीं हो पा रहा है। अब बात रह गई बी और सी की। तो सी और में देखते हैं कौन सा सबसे सही सेट हो रहा है। देखो सी में बोल रहे हैं सिगरेट जो सिगरेट मैन्युफैक्चरर्स हैं आर लॉबिंग फॉर द रिडक्शन ऑफ ड्यूटीज। वो शुल्क घटा मतलब जो इसमें ड्यूटीज हैं उसको कम कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो सिगरेट की कीमत है, जो सिगरेट का जो एक प्राइस है उसको ही कम कर रहे हैं। तो जो ये प्राइस वाली बात है वो ज्यादा ठीक लग रही है ड्यूटीज वाली बात से, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही बैठ रहा है, तो हम उसको टिक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 47 देखते हैं। यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसके बाद हमें बताना है कोर्स ऑफ एक्शन क्या किया गया, कार्यवाही के दौरान क्या क्या एक्शन लिए गए होंगे। तो क्या बोला गया है, पिछले कई दिनों से लगातार बारिश के ओवरफ्लो और बाढ़ की समस्या पैदा हो गई है क्योंकि नदी का तल गाद और कीचड़ से भरा हुआ है। लगातार बारिश ने आंध्र प्रदेश में बहुत नुकसान और व्यवधान पैदा किया गया है। राज्य में के कम से कम 6 जिले गंभीर दबाव की चपेट में आ गए हैं और लगभग 450 गांव बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं और सैकड़ों किलोमीटर सड़कें प्रभावित हो गई हैं, क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ठीक है, मतलब नॉर्मल बताया गया है कि बारिश की वजह से बाढ़ आ गई है और उसकी वजह से बाढ़ आई क्यों है, क्योंकि नदी में जो है कीचड़ भरी हुई है और आंध्र प्रदेश में बहुत नुकसान हुआ है। छह कम से कम जिले दबाव में आ गए हैं और 450 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और बहुत सारी सड़कें जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं। तो क्या किया गया होगा इसके लिए? द पीपल रेसिडिंग नियर द रिवर्स शुड बी शिफ्टेड द सेफर प्लेस। जो लोग नदी के आसपास रह रहे हैं उनको शिफ्ट किया गया है। हाँ सही बात है, किया जाना चाहिए क्योंकि नदी के पास तो और ज्यादा दिक्कत हो रही होगी। फिर दूसरा बोला गया है द सिल्ट एंड द मड फ्रॉम द रिवर। जो रिवर के अंदर कीचड़ है उसको शुड बी क्लियर्ड इमीडिएटली आफ्टर द प्रोसीडिंग ऑफ वाटर लेवल। उसको साफ करना चाहिए ताकि जो वाटर का लेवल वो कम हो जाए। सही बात है, उसको साफ करेंगे तो वाटर लेवल अपने आप कम हो जाएगा। फिर बोल रहे थे अफेक्टेड पीपल शुड बी प्रोवाइड द रिलीफ। और जो बाढ़ से जो ग्रसित लोग हैं उन लोगों को राहत दी जाए। ये बात भी सही बात है। तो तीनों फॉलो कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पर हम ऑल फॉलो, सारी बातें यहाँ पर एक्शन वाली हैं। मतलब अगर ये प्रॉब्लम आएगी तो अगर आप अथॉरिटी हो तो आप यही एक्शन लोगे जो कि सही बैठ रहा है। आप मान के चलो आपको एक्शन लेना है तो आप यही एक्शन तो लोगे अगर आप अथॉरिटी हो तो यहाँ पर ऑल फॉलो हम टिक करेंगे। ऑल फॉलो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि सारी बातें यहाँ पर ठीक हैं। आगे बढ़े, क्वेश्चन 48 पर आते हैं। क्या बोला गया है, स्टेटमेंट दिया गया है और कुछ कंक्लूजन बताए गए हैं उनके बारे में। लिखा है यदि राजमार्गों को कारों और केवल 8 टन से कम क्षमता वाले ट्रकों तक सीमित रखा जाता है तो अधिकांश ट्रक यातायात राजमार्गों के बाहर चलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ट्रक यातायात की मात्रा में इस तरह की कमी से राजमार्ग पर टक्करों का जोखिम कम हो जाएगा। एक स्टेटमेंट ये दिया गया कि जो राजमार्ग है उसमें अगर कारों और केवल 8 टन से कम क्षमता वाले ट्रकों को ही अलाउ किया जाए तो वहां पर जो बाकी के ट्रक्स हैं वो बाहर से जाएंगे, राजमार्ग से नहीं जाएंगे। इस तरह से जो टक्कर का जोखिम है राजमार्ग पर वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या कंक्लूजन हो सकता है? बोला द कंक्लूजन ड्रॉन इन द फर्स्ट सेंटेंस डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन। तो क्या एज्यूम किया गया होगा इसको बोलने से पहले आपको वो बताना है। पहला पॉइंट लिखा है अधिकांश ट्रकों के चालकों के लिए राजमार्ग के बाहर की सड़कें राजमार्ग जितनी सुविधाजनक होंगी। जरूरी तो नहीं है सुविधाजनक हो क्योंकि उन्होंने राजमार्ग की सुविधा बनाई है, ट्रकों के लिए नहीं बनाई है। राजमार्ग में जो है जोखिम कम हो इसके लिए वो ये चीज बोल रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर चालकों के लिए सुविधाजनक बढ़ रही है या फिर ट्रकों के लिए बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जोखिम कम करना मेन मुद्दा है। बी पॉइंट में बोल रहे हैं राजमार्गों के बाहर की अधिकांश सड़कें ट्रक यातायात को संभालने के लिए तैयार नहीं है। ये बात भी गलत है। ऐसा तो नहीं है कि ये बोल के सोच के बोला गया होगा, यहाँ पर ये बोला है कि जोखिम कम हो जाए, तो ये भी यहाँ पर सही नहीं बैठ रहा है। सी में लिखा है वर्तमान में राजमार्गों को द्वारा पर चलने वाले जो अधिकांश ट्रक है उनकी क्षमता 8 टन से अधिक है। हाँ ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 8 टन से कम वाले ही को ही अलाउ किया जाएगा। तो हो सकता है अधिक वाले ज्यादा ट्रक चल रहे हो वहां पर। ठीक है, ट्रकों की तुलना में कारों से टकराव से शामिल होने का अधिक जोखिम होता है, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। ट्रकों क्योंकि कारों को तो अलाउ किया गया है और ट्रकों को 8 टन तक किया गया, 8 टन के बाद नहीं किया गया है, तो हम ये नहीं बोल सकते। इसका मतलब जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पर बेस्ट सूटेड ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन ही टिक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 49 पर।
कथन दे रखा है और बताना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंक्लूजन ऑन विच ऑफ द फॉरेस्टर स्टेटमेंट डिपेंड्स, कौन सा कंक्लूजन इस पर डिपेंड कर रहा है। तो उन्होंने बोला, फॉरेस्ट सर बोल रहे हैं, हाल ही में दावा किया गया है कि सफेद गेंडा विलुप्त नहीं है, सफेद गेंडा जो है वो पाया जा रहा है, विलुप्त नहीं है। वनों की कटाई ने सफेद गेंडे के प्राकृतिक आवास पर कब्जा कर लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र से जानवर का व्यवस्थित उन्मूलन हो गया है। तब इससे इस क्षेत्र में काम कर रहे प्रकृतिवादियों को इसके जीवित रहने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, जैसे शव या ट्रैक। मतलब ये बोल रहे हैं, आगे पढ़ ले, जानवर के कथित देखे जाने के बावजूद सफेद गेंडा अब मौजूद नहीं है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं, दावा ये किया गया है कि सफेद गेंडा विलुप्त नहीं हुआ है, लेकिन वनों की कटाई ने जो सफेद गेंडा है उसके जो उसका जो रेजिडेंस है, आप बोल सकते हैं जहाँ पर वो रहता है, वो चीज नष्ट हो गई है। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जानवर जो है वहां से चला गया है, हट गया है, और इस क्षेत्र में जो उसके जीवित रहने का कोई सबूत नहीं मिला, जैसे उसका शव मिले या फिर कोई ट्रैक मिल जाए जहां से पता लग पाए। तो जानवर के कथित देखे जाने के बावजूद सफेद गेंडा अब मौजूद नहीं है, वहां पर है नहीं, बट ऐसा नहीं विलुप्त हो गया है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं क्या यहाँ पर निर्भर कर रहा है, तो ए ऑप्शन में लिखा है, वनों की कटाई ने अंतिम सफेद गेंडे को प्राकृतिक आवास से पीछा करके भुखमरी की, देखो भुखमरी की बात तो है नहीं, बात उनके रहने की हो रही है, तो ये तो फॉलो नहीं कर रहा है यहाँ पर कुछ भी, यहाँ पर ये सही नहीं बैठ रहा है। दूसरे में बोल रहे हैं, सफेद गेंडे के प्राकृतिक आवास में काम करने वाले हर प्रकृतिवादी ने गेंडे के जीवित रहने के साक्ष्य के लिए व्यवस्थित रूप से देखा गया है। तो देखा तो नहीं गया ना, ये तो बोल नहीं रहे देखा गया, ये तो बोल रहे हैं कि देखा नहीं गया है, ठीक है, क्योंकि बोल रहे हैं ठोस सबूत नहीं मिला है कोई भी। फिर बोल रहे हैं व्हाइट राइनो, मतलब वही सफेद गेंडा स्थानांतरित नहीं हुआ है और निवास स्थान के नुकसान के जवाब में एक अलग क्षेत्र में अनुकूल हो गया। हाँ, ये तो बात बोलना चाह रहे हैं वो, कि वो विलुप्त नहीं हुआ है, बट वो वहां पर नहीं है जहां उसे होना चाहिए, कटने की वजह से, वनों की कटाई की वजह से वो कहीं और शिफ्ट हो गया है, यही तो बोल रहे हैं। तो सी पॉइंट यहाँ पर सही लग रहा है। अभी डी पॉइंट पढ़ रहे हैं, जिन लोगों ने सफेद गेंडे को देखा, सूचना दी, वे अनुभवी प्रकृतिवाद निवासी नहीं है। तो ये बात तो यहाँ पर है नहीं, देखा तो गया ही नहीं गया, बोल रहे कोई ठोस सबूत मिला नहीं, मतलब डी भी गलत है, मतलब यहाँ पर केवल ऑप्शन सी ही सही बैठ रहा है। तो एग्जाम भी आप इसे रीड करोगे, आपको समझ में आएगा कौन सा ऑप्शन बेस्ट यहाँ पर फॉलो कर रहा है, आपको वही यहाँ पर टिक करना है। इसी तरह आ जाते हैं हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन 50 पर आ जाते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। स्टेटमेंट दे रखा है, लिखा है, इस तथ्य के बावजूद कि संसदीय स्थायी समिति द्वारा स्कूलों के बिजली की कमी पर ध्यान दिया जाता है, जो अपनी योजनाओं का संचालन करती हैं और कई स्कूली शिक्षा कार्यक्रमों को प्रयोजित करती हैं, भारत में अभी तक सरकारी स्कूलों की एक महत्वपूर्ण संख्या का विद्युतीकरण नहीं किया गया है। स्टेटमेंट 2 में बोल रहे हैं, आंकड़ों के अनुसार केवल 56.45% स्कूल में बिजली और इतने में खेलों के मैदान है, जबकि लगभग 40% में चार दीवारी नहीं है, मतलब जो बाउंड्री है वो भी नहीं है, बाउंड्री वॉल आप बोल सकते हो, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या दे रखे हैं, ऐसी महत्वपूर्ण सुविधाओं को धीमी प्रगति परियोजनाओं को स्वीकृत किए जाने के बावजूद स्कूली शिक्षा को दी जा रही कम प्राथमिकता को दर्शाती है। दूसरा पॉइंट बोल रहे हैं, स्कूल सरकार द्वारा संचालित स्कूल क्षेत्र को एक फंड इम्यूनाइज की जरूरत है, एक फंड की जरूरत है, और एक पब्लिक स्कूल सिस्टम को सार्वभौमिक पहुंच, अच्छी शिक्षा और सभी सुविधाओं की गारंटी देता है, को सर्वोच्च राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को में से एक होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसका आंसर बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा। मैंने आपको पढ़ के बता दिया, मैं आपको समझा भी देती हूँ क्या बोल रहे हैं, बट कमेंट आपको करना है कि इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया कि जो स्कूल है, जो संसदीय समिति बनी है स्कूल पे, वो बिजली की कमी पर ध्यान दिया जाता है, बिजली की कमी पर ध्यान दिया जाता है, और जो अपनी योजनाओं का संचालन करती है। अभी तक बोल रहे हैं कि स्कूलों में एक महत्वपूर्ण संख्या में मतलब लाइट नहीं पहुंच रही है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच रही है। दूसरी बात में बोल रहे हैं कि केवल 56% स्कूलों में लाइट है, 56.98 में स्कूल खेल का मैदान है, और 40% में ही चार दीवारी बनी हुई है। तो जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, वो क्या यहाँ पर फॉलो कर रहा है। तो फर्स्ट में बोल रहे हैं कि ऐसी महत्वपूर्ण सुविधाओं पर धीमी गति, मतलब इन पर बहुत धीमी गति से काम किया जाता है, परियोजना के बावजूद भी शिक्षा को दी जा रही शिक्षा में रही कम, मतलब यहाँ पर उसको आप प्रेफरेंस नहीं दे रहे हो इन चीजों पे, ये बताया जा रहा है। तो ये सही बैठ रहा है, ठीक है। आंसर आपको करना है, मैं नहीं बताऊंगी आंसर क्या होगा, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। दूसरे में बोल रहे हैं, जो स्कूल सरकार द्वारा संचालित है उसमें एक फंड की जरूरत है, कि वहां पर फंड होना चाहिए, ताकि जो हर स्कूल तक सिस्टम पहुंच रहा है वो सही पहुंच सके और सभी सुविधाओं की गारंटी दे। इसको एक
प्राथमिकता होनी चाहिए। तो आप बताइए कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर फॉलो कर रहा है, केवल फर्स्ट कर रहा है, दोनों कर रहे हैं, या सेकंड कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हमारे यहाँ पर 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं जो कि एसबीआई क्लर्क मेंस 2021 में पूछे गए थे। आई होप इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी, और आपको अगर अच्छी लगी है क्लास तो आपको शेयर करना है। साथ ही हम और भी यहाँ पर जो भी पीवाईक्यूज है 2020 और 19 की, वो भी हम यहाँ पर जरूर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सारी वीडियोस के लिंक और अपडेट्स वहाँ मिलते रहेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एवरीवन।